गया था ना, ये सबको समझ में आ गया था। कोलाइडी सीमा बताएंगे मुझे। कोलाइडी सीमा कितनी होती है तुरंत लिख करके बताएंगे। कोलाइडी सीमा तुरंत बताएंगे। कोलाइडी सीमा कितनी होती है, जल्दी बताओ। कोलाइडी सीमा, कोलाइडी सीमा कितनी होती है? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, ये होती है कोलाइडी। सभी सही बता रहे हैं, सभी सही बता रहे हैं। ये याद होना चाहिए सबको, कोलाइडी सीमा 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक। ठीक है, चलो दूसरी बात बताओ कि कोलाइड में कितनी प्रावस्थाएं पाई जाती। कोलाइड में कितनी प्रावस्थाएं पाई जाती हैं? दुर्गेश ने बताया 2 प्रावस्थाएं, वेरी गुड। कितनी प्रावस्थाएं होती हैं? 2 प्रावस्थाएं होती हैं। कोलाइड की 2 प्रावस्थाएं हैं। 2 प्रावस्थाएं हैं कोलाइड में। क्या नाम है दोनों प्रावस्थाओं के? नाम भी बताएंगे तुरंत। दोनों प्रावस्थाओं के नाम बताएंगे। दिखाई भी दे रहे तुमको, एक तो डिस्पर्स्ड फेज है और एक डिस्पर्सन मीडियम। एक तो क्या है? परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था। ठीक है, दूसरा क्या है? परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम। अगर स्टार्च का पानी में सॉल्यूशन है तो डिस्पर्स्ड फेज कौन होगा? स्टार्च का पानी में सॉल्यूशन बनाया है तो वहां परिक्षिप्त प्रावस्था कौन होगी? स्टार्च का पानी में सॉल्यूशन है तो परिक्षिप्त प्रावस्था कौन है वहां पर? स्टार्च, वेरी गुड। और परिक्षेपण माध्यम कौन है? परिक्षेपण माध्यम कौन है? वाटर, पानी। ये लिखा हुआ है डिस्पर्स फेज, तो यहाँ स्टार्च। और डिस्पर्सन मीडियम वाटर। जो ज्यादा होता है ना वो है मीडियम, और जो कम होता है वो है फेज यानी प्रावस्था। कम मात्रा में है परिक्षिप्त प्रावस्था और ज्यादा मात्रा में जो है वो है परिक्षेपण माध्यम। ठीक है बेटा, सबको समझ में आ गई ये बात? अब देखो आगे, हमने इसके बाद में देखा था कोलाइड का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन देखा था हमने कोलाइड का। और 3 तरह से हमने कोलाइड का क्लासिफिकेशन किया था। 3 तरह से किया है क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण कोलाइड का 3 तरह से किया हुआ है। पहला वर्गीकरण तो हमने किसके आधार पर किया था? भौतिक अवस्था के आधार पर, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण क्या था? हमने परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया के आधार पर, उनके बीच आकर्षण के आधार पर। और तीसरा किया था हमने कोलाइडी कण या परीक्षित प्रावस्था के जो कण है उसके आधार पर। परीक्षित प्रावस्था के जो कण है ना उनकी प्रकृति के आधार पर, कणों की प्रकृति के आधार पर। ठीक है, तो 3 तरह से वर्गीकरण किया है। फिजिकल स्टेट के आधार पर, नेचर के आधार पर, और टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, है ना। डिस्पर्स्ड फेज के जो टाइप्स हैं, पार्टिकल्स के जो टाइप्स हैं, परीक्षित प्रावस्था के कणों के जो प्रकार हैं उनके आधार पर। ठीक है, अब इसमें पहला देखा था हमने भौतिक अवस्था के आधार पर। देखो ध्यान से याद आ जाएगा सबको। भौतिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के कोलाइड पाए जाते हैं? परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर 8 प्रकार के कोलाइड पाए जाते हैं। वेरी गुड, दुर्गेश ने बताया, कमलेश ने बताया, 8 प्रकार के कोलाइड पाए जाते हैं। किसका किसमें कोलाइड नहीं होता? किसका किसमें कोलाइड नहीं होता है, जल्दी बताएंगे। किसका किसमें कोलाइड नहीं होता है? किसका किसमें कोलाइड नहीं होता है? वेरी गुड। गैस का गैस में कोलाइड नहीं होता है, वेरी गुड वेरी गुड। गैस का गैस में कोलाइड नहीं होता, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल सबको याद हो गए होंगे। ये टेबल सबको समझ में आ गई थी ना, उस दिन मैंने समझाई थी टेबल, और ये एग्जाम्पल सबको याद होनी चाहिए। गैस का गैस में कोलाइड नहीं होता है, इसीलिए 8 प्रकार के कोलाइड बनते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट वर्गीकरण हमने देखा था इंटरेक्शन के आधार पर, अन्योन्य क्रिया के आधार पर कितने प्रकार के कोलाइड हो गए? 2 प्रकार के। एक को लियोफिलिक बोलते हैं जिसका नाम है द्रव स्नेही। फिलिक का मतलब स्नेही से होता है, ध्यान रखना। और लियोफोबिक, फोबिक का मतलब विरोधी से होता है, ये ध्यान रखना। द्रव विरोधी। फोबिक शब्द कभी भी आएगा समझना, विरोधी है वहां पर।
और फिलिक शब्द कहीं पर भी आ गया समझ लो स्नेही है वहां पर, द्रव स्नेही द्रव विरोधी, दो तरह की कोलाइड है। नाम से ही पता चल रहा है द्रव स्नेही का मतलब तो क्या है, परिक्षिप्त प्रावस्था। इनमें अंतर सबको पता होना चाहिए। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में क्या होता है, आकर्षण। यहाँ क्या होता है, दोनों के बीच में आकर्षण होता है। और यहाँ आकर्षण होता है नहीं होता, नहीं। कौन से कोलाइड है जिनको सामान्य विधि से बना सकते हैं अपन, सामान्य विधि से कौन से कोलाइड बनाएंगे, द्रव स्नेही या द्रव विरोधी। सामान्य विधि से किसको बनाएंगे, द्रव स्नेही या द्रव विरोधी, जल्दी बताओ। सामान्य विधि से किसको बनाओगे, द्रव स्नेही को या द्रव विरोधी को, द्रव स्नेही को। इनको अपन सामान्य विधि से बना सकते हैं, है ना। ये सामान्य विधि से बनाए जाते हैं, सरल विधि होती है इनके बनाने की, देखेंगे अभी कैसे बनाते हैं बिल्कुल। और इनको अपन विशेष विधियों से ही बनाते हैं, इनको सामान्य विधियों से नहीं बना सकते। इनको कौन सी विधि से बनाते हैं, विशेष विधि से बनाते हैं। वेरी गुड। चलो और बताओ, इनमें से उत्क्रमणीय कोलाइड कौन सा है, उत्क्रमणीय कौन सा है, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी में से उत्क्रमणीय कौन सा है, द्रव स्नेही। ये कैसे होते हैं, उत्क्रमणीय। और ये कैसे हैं, अनुत्क्रमणीय। ठीक है। इनमें स्थायी कौन सा है, स्थायी कोलाइड कौन सा है, स्थायी कौन सा है, द्रव स्नेही। स्थायी भी यही होता है, ये स्थायी होता है। और ये स्थायी नहीं होता है, स्थायी नहीं है। इसको स्थायी करने के लिए क्या मिलाते हैं इसमें, स्थायी कारक। ऐसे पदार्थ मिलाते हैं जो इनको स्थायी बनाते हैं, ऐसे पदार्थ मिलाते हैं जो इनको स्थायी बनाते हैं, उनको बोलते हैं स्थायी कारक। ठीक है। तो ये अंतर सबको पता होनी चाहिए, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी के अंतर एग्जाम में आते हैं, जो सबको याद होनी चाहिए। द्रव स्नेही द्रव विरोधी के अंतर सबको याद होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। अब इसके बाद में द्रव स्नेही और द्रव विरोधी के उदाहरण भी पता होनी चाहिए तुमको। देखो ये द्रव स्नेही कोलाइड है सारे के सारे, स्टार्च का कोलाइड है, गोंद का कोलाइड है। ये शुरुआत में कौन सा कोलाइड है, स्टार्च का। स्टार्च को घोला गया है पानी के अंदर, या गोंद को घोला गया है पानी के अंदर। यहाँ जिलेटिन आता है, जिलेटिन को पानी के अंदर घोला गया है। तो ये द्रव स्नेही कोलाइड्स के एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल सबको याद होने चाहिए। इसी तरह द्रव विरोधी कोलाइड है ये, धातु के जो कोलाइड होते हैं ना, या धातु सल्फाइड के जो भी कोलाइड होते हैं, जैसे ये कोलाइड है आर्सेनिक सल्फाइड का, ये कोलाइड है किसका, फेरिक हाइड्रोक्साइड का। जैसे ये कोलाइड है किसका, सोने का। तो ये सब द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं सारे के सारे। कौन से कोलाइड है, द्रव विरोधी। इनके एग्जाम्पल सबको याद हो जाना चाहिए, द्रव विरोधी कौन है, द्रव स्नेही के एग्जाम्पल सबको याद होने चाहिए। ठीक है भाई, यहां तक सबको समझ में आ गया था ना। इसके आगे देखो तीसरा वर्गीकरण हमने देखा था, पार्टिकल्स के आधार पर, जो परीक्षित प्रावस्था के जो कण हैं उनके आधार पर। इसके आधार पर तीन तरह के कोलाइड देखे हमने, एक तो मल्टी मोलिकुलर जिसको बोलते हैं संगुणित कोलाइड, दूसरे देखे थे हमने मैक्रोमोलिकुलर जिनको बोलते हैं वृहद आणविक कोलाइड, और तीसरे देखे थे हमने एसोसिएटेड, सॉरी ऊपर वाले को संगुणित गलत लिख दिया मैंने। मल्टीमोलिकुलर का मतलब होता है बहुआण्विक, मल्टीमोलिकुलर का मतलब क्या है, बहुआण्विक कोलाइड। और एसोसिएटेड का मतलब होता है संगुणित कोलाइड। ठीक है। तो ये तीन तरह के कोलाइड पाए जाते हैं, किसके आधार पर, परीक्षुप्त अवस्था के कणों की प्रकृति के आधार पर। अब तीन तरह के मल्टीमोलिकुलर का मतलब है इसमें बहुत छोटे छोटे अणु होते हैं, अणुओं का साइज छोटा होता है। तो कोलाइड में बदलने के लिए क्या करते हैं, ये सारे अणु पास पास आकर के और बड़ा अणु बना देते हैं, उस अणु को बोलते हैं बहुआण्विक। ये बड़ा अणु बन गया, देखो कोलाइड के कण पास पास आकर के बड़े अणु का निर्माण करते हैं। ये परीक्षित प्रावस्था के बहुत छोटे छोटे कण हैं जिनका आकार छोटा होता है। और हमें पता है कि कोलाइड तो कब बनेगा, जब आकार कितना हो जाएगा, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। तो इनका आकार छोटा होने के कारण पास पास आते हैं और कोलाइड सीमा के आकार के कणों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इनको बोलते हैं बहुआण्विक। जैसे सोने का कोलाइड जो है ना बहुआण्विक है, ये सोने का कोलाइड है, सोने का, सल्फर का, ये जो कोलाइड होते हैं वे बहुआण्विक होते हैं।
ये ध्यान रखेंगे, है ना। सोने का कोलाइड है, किसका कोलाइड है ये? सोने का कोलाइड है, बहुआन है। सोने के अणु पास, परमाणु पास पास होकर के और कोलाइड का निर्माण करते हैं। इसी तरह ये दूसरा है मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड, वृहद आणविक कोलाइड। जो वृहद अणु होते हैं ना, बहुलक जो होते हैं, जैसे स्टार्च है, प्रोटीन है, सेल्यूलोज है, इनके कणों का आकार बड़ा होता है, वृहद होता है, इनका नाम ही वृहद अणु। मैक्रोमोलिकुलर का मतलब बड़े अणु होते हैं, इनका साइज जो है ना कोलाइडी सीमा से ज्यादा होता है। तो फिर क्या करते हैं, इनको जब उचित विलायक में घोलते हैं तो इनका आकार कोलाइड की सीमा में आ जाता है, और जब इनका आकार कोलाइड की सीमा में आ जाता है तो ये कोलाइड बना लेते हैं। समझ में आ गई बात? आकार बड़ा है लेकिन घोलेंगे ना तो ये टूट जाएंगे, टूट करके और 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में इनका आकार हो जाए। ये ध्यान रखेंगे। जो भी बृहद अणु है, स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोज, इसी तरह की कोलाइड बनाते हैं। तीसरा हमने देखा था एसोसिएटेड, जिसको हमने कहा संगुणित कोलाइड। संगुणित कोलाइड, एसोसिएटेड कोलाइड, संगुणित कोलाइड का मतलब समझ गए। यहाँ पर भी देखो, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो कम सांद्रता पर तो सामान्य वैद्युत अपघट्य के समान व्यवहार करते हैं। जो सामान्य वैद्युत अपघट्य होता है उसके जैसा व्यवहार होता है इनका कम सांद्रता पर। ये सांद्रता कम है, यहाँ पर कम सांद्रता पर हो रहा है ऐसा। कम सांद्रता पर ये अलग अलग रहते हैं, सामान्य वैद्युत अपघट्य के समान रहते हैं। लेकिन सांद्रता अधिक होने पर, अधिक सांद्रता पर होता क्या है, ये कोलाइड का निर्माण कर लेते हैं, यानी पास पास आकर के संगुणित हो जाते हैं, समूह बना लेते हैं, झुंड बना लेते हैं। इस झुंड को बोलते हैं संगुणित कोलाइड या सहचारी कोलाइड, या इसको बोलते हैं मिसेल। क्या कहते हैं इसको? मिसेल भी कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं अपन सहचारी कोलाइड। क्या कह सकते हैं? सहचारी कोलाइड। ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो क्या बताया मैंने? कम सांद्रता पर ऐसे पदार्थ जो कम सांद्रता पर तो सामान्य वैद्युत अपघट्य के समान व्यवहार करते हैं, लेकिन अधिक सांद्रता पर ये पास पास आकर के पुंज बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं, जिसे बोलते हैं सहचारी कोलाइड या मिसेल। ठीक है। जैसे साबुन, अपमार्जक, जो डिटर्जेंट पाउडर होता है ना, साबुन, ये सब इसी प्रकार की कोलाइड का निर्माण करते हैं। साबुन को अपन पानी में घोलेंगे, कम सांद्रता अगर है तो फिर ये सामान्य वैद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करता है, लेकिन सांद्रता जैसे ही ज्यादा हो जाएगी तो फिर ये मिसेल का निर्माण कर लेगा, ये कोलाइड का निर्माण कर लेगा, जिसको कहेंगे अपन सहचारी कोलाइड। क्लियर हो गई बात? अब देखो, सहचारी कोलाइड का निर्माण, सहचारी कोलाइड का जो निर्माण होता है ना, वो एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर होता है। एक उस ताप को कहते हैं अपन, कौन सा ताप? क्राफ्ट ताप। क्राफ्ट ताप वह ताप होता है जिससे अधिक सांद्रता पर, जिससे अधिक सांद्रता पर किसका निर्माण होता है? मिसेल का निर्माण होता है। उस ताप को कौन सा ताप कहते हैं अपन? क्राफ्ट ताप कहते हैं। कि वह ताप जिससे अधिक सांद्रता पर, जिससे अधिक सांद्रता पर क्या बनता है? मिसेल का निर्माण। उस ताप को कौन सा ताप कहेंगे अपन? क्राफ्ट ताप, क्राफ्ट टेम्परेचर। ये ध्यान रखेंगे सब, ये डेफिनेशन। क्राफ्ट ताप क्या होता है? एक होता है क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, सीएमसी कहते हैं इसको शॉर्ट में। क्या कहेंगे इसको? क्रांतिक मिसेल सांद्रता। क्रांतिक मिसेल सांद्रता, क्रांतिक मिसेल सांद्रता, सीएमसी। ये ध्यान रखेंगे शॉर्ट में, सीएमसी। क्रांतिक मिसेल, मैंने भी कहा कि कम सांद्रता पर तो ये सामान्य वैद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन सांद्रता ज्यादा हो जाती है तो फिर ये मिसेल का निर्माण करते हैं। तो वह सांद्रता जिससे ज्यादा सांद्रता पर मिसेल बनती है, वह सांद्रता जिससे अधिक सांद्रता पर मिसेल का निर्माण होता है, उस सांद्रता को हम क्या कह सकते हैं? क्रांतिक मिसेल सांद्रता। समझ गए? वह सांद्रता जिससे अधिक सांद्रता पर, जिससे अधिक सांद्रता पर क्या बनती है? मिसेल यानी सहचारी कोलाइड बनता है। उसे हम क्या कहते हैं? कौन सी सांद्रता कहते हैं? कौन सी सांद्रता कहते हैं? ध्यान रखेंगे, सीएमसी। क्या कहेंगे उसको हम?
CMC क्रांतिक मिसेल सांद्रता, ये सबको याद होना चाहिए। क्रांतिक मिसेल सांद्रता क्या होती है और क्राफ्ट ताप क्या होता है। मैंने अभी कहा कि जो साबुन होता है और जो डिटर्जेंट पाउडर होता है वो बनाते हैं मिसेल, और जो साबुन है ना, साबुन साबुन के लिए CMC कितनी होती है ये सबको पता होना चाहिए। साबुन के लिए CMC होती है कितनी, 10⁻⁻4 से 10⁻⁻3 मोल पर लीटर। ये साबुन के लिए CMC का मान होता है। साबुन की सांद्रता 10⁻⁻4 से 10⁻⁻3 मोल पर लीटर से ज्यादा होते ही मिसेल बन जाएगा, सहचारी क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, तो साबुन के लिए CMC का मान कितना है, 10⁻⁻4 मोल पर लीटर से 10⁻⁻3 मोल पर लीटर। तो ये दोनों डेफिनेशन सबको समझ में आ गई, क्रांतिक मिसेल सांद्रता और क्राफ्ट ताप। ठीक है, इसके बाद में हम मिसेल बनाने की जो क्रिया विधि है उसको समझेंगे। मिसेल कैसे बनती है, मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन, मिसेल बनने की क्रिया विधि, मिसेल बनने की क्रिया विधि, मिसेल का निर्माण कैसे होता है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, उसकी क्रिया विधि क्या है, उसको ध्यान से समझना है आपको। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रश्न पूछ सकते हैं एग्जाम में कि मिसेल का फॉर्मेशन कैसे होता है समझाइए, या मिसेल क्या होती है समझाइए, या मिसेल का डायग्राम बनाइए, है ना। तो अब देखो यहां हमने अभी बताया आपको मिसेल बनाते कौन है, साबुन। हम साबुन के एग्जाम्पल को लेकर, साबुन भी बनाता है मिसेल और डिटर्जेंट पाउडर भी बनाता है। अब साबुन का सामान्य सूत्र क्या होता है, RCOO-Na+। ये साबुन का जनरल फॉर्मूला होता है, सामान्य सूत्र होता है। ठीक, अब साबुन का कोई एग्जाम्पल देखें अपन। देखो साबुन का एक उदाहरण है, क्या है, सोडियम स्टीयरेट। बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं लेकिन ये एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है जो ज्यादातर काम में आता है। सोडियम स्टीयरेट साबुन है कोई। ठीक है, सामान्य सूत्र तो साबुन का ये होता है, ये ध्यान रखेंगे सब, RCOO-Na+। ये साबुन का सामान्य सूत्र होता है। यानी साबुन कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं या पोटेशियम लवण होते हैं। RCOO-Na+ क्या हो गया, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले तो साबुन होते क्या है, साबुन होते हैं किसके, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण या पोटेशियम लवण। ठीक है, या सोडियम की जगह पोटेशियम आयन भी हो सकता है, ये ध्यान रखेंगे। अब साबुन का एग्जाम्पल देखा हमने, सोडियम स्टीयरेट क्या होता है, सोडियम स्टीयरेट। सोडियम स्टीयरेट का फॉर्मूला क्या है, देखो सोडियम स्टीयरेट में 17 कार्बन होते हैं, CH3CH2 16, देखो कितने हो गए, और COO-Na+, ये है फॉर्मूला सोडियम स्टीयरेट। ठीक है, इस तरह 17 कार्बन है, इसको अपन C17H35 COO-Na+ भी लिख सकते हैं। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिखा मिल जाएगा तुमको, C17H35 COO-Na+। ठीक है भाई, ये है फॉर्मूला सोडियम स्टीयरेट। अब देखो सोडियम स्टीयरेट को हम दूसरे तरीके से लिखेंगे, इसमें 17 कार्बन है, इसको अपन ऐसे लिख दें 1 2 3 4 5। ये इस तरह लिखते हैं अपन, कार्बन जो चैन होती है ना उसको हम जिग जैग इस तरह टेढ़ी मेढ़ी संरचना के द्वारा दर्शा सकते हैं। ये जो है ना, ये प्रत्येक कोना इसका एक कार्बन को दर्शा रहा है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। यहाँ पर खत्म हो गए 17, ये एक्स्ट्रा बन गए, बता दिया मैंने, 17 कार्बन हो गए। ठीक है, और इस पर कौन जुड़ा हुआ है, इस पर जुड़ा हुआ है COO-Na+। ये साबुन का फॉर्मूला लिख सकते हैं अपन। हाँ, COO- वाला कार्बन भी जोड़ देंगे तो 18 हो जाएंगे। हाइड्रोकार्बन में तो कितने हैं, 17 ही तो है ना, सी श्रृंखला C17H35। कार्बन की जो चैन है ना उसमें 17 कार्बन है,
कार्बन अगर ये वाला भी जोड़ देंगे अपन, कौन सा, COO माइनस वाला कार्बन, तो फिर 18 होंगे। ठीक है बेटा, तो इस कार्बन को मैं अलग कर रहा हूँ, ये कार्बन बता रहा हूँ 17 कार्बन तो ये हो गए, और ये अलग से 18 वाला, है ना? तो हम 17 कार्बन ये बना दिए हमने, और ये 18 हो ही गया, ऊपर दर्शा ही दिया उसको। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये है साबुन। जब साबुन को हम पानी के अंदर घोलते हैं, जैसे ये साबुन था, अब इसको, ये साबुन का फॉर्मूला है, देखो साबुन में ये लंबी चैन है, इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन सिरा। हाइड्रोकार्बन तो जानते हैं ना सब, ये हाइड्रोकार्बन सिरा है, ये हाइड्रोकार्बन सिरा है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और ये, अब जब साबुन को पानी के अंदर घोलते हैं, पानी में घोलेंगे तो क्या होगा, ये टूट जाएगा, अपने आयनों में वियोजित होगा, Na+ तो अलग हो जाएगा और COO- अलग हो जाएगा। देखो जब साबुन को पानी में घोलेंगे तो इस तरह हो जाएगा ये। अब गिन लेंगे, 17 कार्बन होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और एक 17, हो गए ना 17। और यहाँ कौन है, COO-। जब इसको पानी में घोला तो Na+ अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये आयन अलग हो गया, वो आयन अलग हो गया पानी में घोलने के पश्चात। अब ये जो सिरा है, ये जो हाइड्रोकार्बन सिरा होता है ना, ये हाइड्रोकार्बन सिरा जल विरोधी होता है। ये हाइड्रोकार्बन सिरा जल विरोधी होता है। क्या होता है, जल विरोधी, जल में घुलता नहीं है ये ध्यान रखेंगे, ये जल विरोधी सिरा होता है। और जो जल विरोधी होता है ना, ये जल विरोधी है, लेकिन ये तेल में घुल जाता है, जो चिकनाई होती है या जो तेल होता है ना, उसमें होता है। ये तेल में क्या है, विलयशील होता है ये वाला भाग। ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन सिरा है, ये जल में तो घुलेगा नहीं, लेकिन ये तेल में घुल जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। और ये जो आगे वाला भाग है ना, COO- भाग, ये जल स्नेही होता है, ये जल में घुल जाता है, लेकिन ये तेल में नहीं घुलता है, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो देखो साबुन के दो पार्ट है, एक जो जल में घुल जाता है, एक जो जल में नहीं घुलता, एक जल स्नेही होता है, एक जल विरोधी होता है। और ये जो जल विरोधी भाग है ना, हाइड्रोकार्बन सिरा, इसको कहते हैं साबुन की तेल। ये साबुन की तेल है, तेल का मतलब जानते हैं, पूंछ। ये साबुन की क्या है, पूंछ है, पुच्छ बोलते हैं। और ये जो आगे वाला है, इसको बोलते हैं अपन साबुन का हेड। हेड का मतलब समझ गए, शीर्ष। ठीक है, ठीक है, ये साबुन का क्या है, शीर्ष है। ध्यान देंगे दोबारा से, साबुन के दो भाग हो गए, एक हाइड्रोकार्बन सिरा जो जल विरोधी है, एक COO- सिरा जो जल स्नेही है। जो हाइड्रोकार्बन सिरा है इसको कहते हैं साबुन का तेल, और ये जो जल विरोधी सिरा है, ये साबुन का हो गया हेड। देखो ये कीड़ा बन गया, एक तरीके से कीड़ा दिखाई दे रहा है, जब सर्द, अब बारिश के मौसम में इस तरह कीड़े निकलते रहते हैं ना, कीड़े, देखो ये इसका आगे का मुंह हो गया जिसको अपन ने हेड का, ये पीछे इसकी टेल हो गई। इस तरह के कीड़े देखे होंगे तुमने, ऐसे चलते रहते हैं टेढ़े मेढ़े गति करते हुए, तो एक तरह से कीड़ा ही है ये, है ना, ये साबुन क्या है, एक तरह से कीड़ा है, जिसमें दो भाग है, एक जल स्नेही और एक जल विरोधी, एक साबुन का शीर्ष है, एक इसकी पूंछ है। समझ में आ गई बात? अब मैंने कहा कि जब साबुन को पानी के अंदर घोला जाता है, घोल दिया हमने साबुन को, ये तो साबुन की संरचना तो सबको क्लियर हो गई, अगर क्लियर हो गई तो यस में जवाब देंगे मेरे को, फिर मैं आगे चलूंगा। साबुन की संरचना सबको समझ में आ गई, अपनी रफ कॉपी में इसको बना करके देखेंगे साथ के साथ ही। ठीक है, मैं कहूँ नहीं कहूँ, तुमको अपने आप देखते रहना है बना करके। तो ये साबुन का सबको संरचना समझ में आ गई। साबुन के दो भाग होते हैं, जल विरोधी, जल स्नेही। जल विरोधी कौन सा होता है, हाइड्रोकार्बन। और जल स्नेही कौन कौन सा होता है, COO- सिरा। जो हाइड्रोकार्बन उसको क्या कहेंगे, इसकी तेल, साबुन की क्या है, वो तेल है, पूंछ है। और जो COO- सिरा है वो साबुन का हेड यानी शीर्ष है। ठीक है, ये जो भाग है ना, हाइड्रोकार्बन, ये तो अध्रुवीय है, ये दिख रहा है तुमको, अध्रुवीय है, ये नॉन पोलर भाग है। जबकि ये कैसा है, ध्रुवीय है, ये पोलर होता है ना। इस ध्रुव है ना, COO- चार्ज आ गया ना पर, ये तो ध्रुवीय है, ये अध्रुवीय, ये नॉन पोलर है, ये पोलर है, ये ध्यान रखें।
ये साबुन की संरचना सबको समझ में आ रही है। अब देखो, जब मैंने साबुन को पानी के अंदर घोला, कपड़े जब आप साफ करते हैं साबुन से तो क्या करते हैं? कपड़ों को पानी में गीला करके ही तो लगाएंगे ना साबुन, कि सूखे कपड़े पर साबुन लगा देते हैं? सूखे पर लगाते हो या गीला करके लगाते हो साबुन? अरे साबुन सूखे कपड़े पर लगाते हैं, गीले कपड़े पर लगाते हैं? कपड़े नहीं धोते क्या? गीले कपड़े पर लगाते हैं। मम्मी धोती कपड़े, इसलिए तुमको पता नहीं है सबको, है ना? ये तो पता होना चाहिए। मम्मी धोती है तो देखते तो होंगे ना धोते हुए कपड़े को। गीला करते हैं पहले, कपड़ों को पानी के अंदर भिगोते हैं हम, और पानी में भिगोने के बाद फिर उस पर क्या लगाते हैं? अपन साबुन लगाते हैं। तो साबुन क्या होता है? पानी में घुलता है, और पानी में घुलेगा तो उसका आयनन हो ही जाएगा। अब जब सांद्रता, जैसे ये पानी है, ये पानी हमने देखा, ठीक है। अब पानी में जब हम साबुन को घोलते हैं या डिटर्जेंट पाउडर को पानी में घोलते हैं, तो क्या होता है? जो साबुन का पूंछ होती है, जो जल विरोधी भाग है साबुन का, जो जल विरोधी भाग कौन सा है? उसकी पूंछ। जल विरोधी भाग तो रहता है ऊपर की तरफ। इस पृष्ठ पर साबुन जो है ना अंदर नहीं जाएगा, ऊपर ही रहेगा, क्योंकि ये जल विरोधी भाग है, ये तो जल से बाहर रहता है। और इसका जो सिर है ना, वो नीचे की तरफ रहता है। देखो ये सिर मैंने गोल गोल बना दिया, ऊपर ये पूंछ हो गई। पूंछ जो है वो पानी में नहीं रहेगी, पानी से बाहर रहेगी, और सिर पानी के अंदर रहता है। इस तरह साबुन पानी में रहता है। कब? जब सांद्रता कम होती है। ये कब है? जब सांद्रता क्या है? कम है। कम सांद्रता पर ऐसा होता है, ये ध्यान रखें, ठीक है ना? कम सांद्रता पर ये होता है, ये ध्यान रखें। कम सांद्रता पर साबुन जो है जल के सतह पर ही रहता है, पृष्ठ पर ही रहता है। इसमें जल स्नेही भाग तो जल से बाहर की तरफ, हाइड्रोकार्बन सिरा तो जल से बाहर की तरफ, और इसका सिर जो है, जो जल स्नेही सिरा है, वो जल की तरफ रहता है। अब क्या करते हैं अपन? सांद्रता बढ़ा देते हैं, और सांद्रता कितनी बढ़ा देते हैं? सीएमसी। सीएमसी पढ़ा भी हमने, क्रांतिक मिसेल सांद्रता। सीएमसी से अधिक सांद्रता कर दो। जैसे ही सीएमसी से अधिक सांद्रता होगी तो क्या होगा? सीएमसी का पूरा नाम अभी मैंने बताया, क्या है सीएमसी का पूरा नाम? जल्दी बताएंगे। सीएमसी का पूरा नाम जल्दी बताएंगे मुझे, क्या है सीएमसी का पूरा नाम? क्या है? तुरंत बताओ। सीएमसी का पूरा नाम जल्दी बताएंगे। सीएमसी का पूरा नाम जल्दी बताएंगे, भूल गए? जस्ट बताया अभी 2 मिनट पहले ही मैंने। क्रांतिक मिसेल सांद्रता। वेरी गुड, सुनील ने बताया क्रांतिक मिसेल सांद्रता, सीएमसी। तो जब सांद्रता सीएमसी से ज्यादा होगी, जब साबुन ज्यादा मात्रा में अपन घोलेंगे, सांद्रता बढ़ जाएगी, तो फिर क्या होगा? फिर मिसेल का निर्माण हो जाएगा। और मिसेल कहाँ बनती है? मिसेल बनती है अंदर की तरफ। जैसे सीएमसी से ज्यादा सांद्रता हो जाएगी, ये जो साबुन है ये इसके बल्क में चला जाएगा। बल्क का मतलब अंदर खिंच करके अंदर चला जाएंगे। अभी तो सतह पर है ये, अभी तो कहां पर है? ये पृष्ठ पर है। लेकिन जैसे ही सांद्रता सीएमसी से ज्यादा होगी, ये कहां चले जाएंगे? अंदर आ जाएंगे, पानी के अंदर, इसके बल्क में चले जाएंगे, और बल्क में आकर के ये गोलाकार आकृति में व्यवस्थित हो जाएंगे, वृत्ताकार, इस तरह की आकृति बनाएंगे, गोलाकार गोला बना लेंगे। गोले के चारों ओर मिसेल बन जाएगी। कैसे? इस तरह ये मिसेल बना लेंगे। ये जो सिर है ना इसका, ये बाहर की तरफ रहेगा, और पूंछ इस गोले में सेंटर की तरफ रहेगी। इस तरह बन जाएगी मिसेल। देखो, ठीक है, इस तरह की संरचना बन जाएगी। इस संरचना को अपन क्या कहते हैं? मिसेल। ये क्या कहलाती है? ये संरचना, इसी को कहते हैं मिसेल। ये मिसेल है। ये स्फेरिकल यानी गोलाकार आकृति में व्यवस्थित होते हैं। और गोलाकार आकृति में कैसे व्यवस्थित होते हैं? हाइड्रोकार्बन जो भाग है इसका, जो पूंछ है साबुन की, वो तो रहती है सेंटर की तरफ, केंद्र की तरफ। और जो COO- सिरा है, जो शीर्ष है साबुन का, वो रहता है इसकी परिधि की तरफ।
इस तरह एडजस्ट करेंगे अपन। परिधि की तरफ यानी बाहर की तरफ तो रहेगा इसका शीर्ष, और सेंटर की तरफ रहेंगे इसके हाइड्रोकार्बन यानी इसकी पूंछ, और इस तरह की संरचना बन जाएगी जिसको अपन कहते हैं मिसेल या सहचारी कोलाइड। मिसेल का दूसरा नाम क्या है? सहचारी कोलाइड। तो इस तरह सहचारी कोलाइड या मिसेल का हो जाता है निर्माण। अब जब साबुन से मिसेल बनती है ना, तो उसमें 100 से अधिक आयन होते हैं। तो लगभग 100 आयन तो होते ही होते हैं। इसमें कितने आयन होते हैं? 100 आयन। इस तरह 100 आयन गोलाकार आकृति में व्यवस्थित हो जाते हैं तो बन जाती है मिसेल। तो मिसेल फॉर्मेशन सबको समझ में आ गया। मिसेल का निर्माण कैसे होता है सबको समझ में आ गया ना? यस करके जवाब देंगे अगर समझ में आ गया, तुरंत जवाब देंगे। मिसेल फॉर्मेशन सबको समझ में आ गया? वेरी गुड वेरी गुड, सबको समझ में आ गया। बना करके देखते रहो, कॉपी में साथ के साथ बनाते रहो इसको। तो इस तरह हो जाता है मिसेल का निर्माण। अब ये तो हमने देखा साबुन से मिसेल का निर्माण। अपमार्जक से भी मिसेल का निर्माण होता है। अपमार्जक भी मिसेल का निर्माण करते हैं। अपमार्जक, कोई भी अपमार्जक जिसको अपन डिटर्जेंट बोलते हैं ना, डिटर्जेंट पाउडर, आम भाषा में जिसको अपन बोलते हैं सर्फ, सर्फ बोल देते हैं अपन। सर्फ क्या है? अपमार्जक है, डिटर्जेंट पाउडर होता है ना। कपड़े साफ करने के लिए अपन पाउडर का यूज करते हैं ना, वो डिटर्जेंट पाउडर होता है। वो पाउडर भी मिसेल का निर्माण करता है। उसमें भी मिसेल फॉर्मेशन की जो क्रियाविधि है ना, वो सेम वैसी होती है जैसे साबुन की। बस उसमें क्या है, अपमार्जक बदल, ये जो सूत्र है ना वो बदल जाएगा साबुन का। जैसे सोडियम लोरिल सल्फेट, सोडियम लोरिल सल्फेट, ये एक अपमार्जक का एग्जाम्पल है। सोडियम लोरिल सल्फेट, ये ध्यान रखें। सोडियम लोरिल सल्फेट इसका एग्जाम्पल है अपमार्जक का। जैसे इसका फॉर्मूला होता है CH3CH2 का होल 11 SO4 माइनस Na प्लस। ये सोडियम लोरिल सल्फेट का सूत्र है। तो सोडियम लोरिल सल्फेट क्या है? एक अपमार्जक का उदाहरण है। तो सोडियम लोरिल सल्फेट से जब मिसेल बनेगी तो भी सेम इसी तरह बनेगी। इसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक तो पूंछ होती है, एक इसका शीर्ष होता है। तो सेम ऐसे ही बनती है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई बात? तो मिसेल का फॉर्मेशन सबको समझ में आ गया ना? अब देखो इसके आगे हम बात करेंगे कि ये जो साबुन होता है, ये जो अपमार्जक होता है यानी जो डिटर्जेंट पाउडर है, ये अपने कपड़ों को साफ कैसे कर देता है? कपड़े कैसे साफ होते हैं इसके द्वारा? तो कपड़े साफ होने की क्रियाविधि भी देखेंगे। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, साबुन से कपड़े साफ होना। साबुन से कपड़े कैसे साफ होते हैं? हम साबुन से कपड़े साफ करते हैं। अपन साबुन लगाते हैं कपड़ों पर, तो कपड़े से मैल हट जाता है। कपड़े पर जो मैल लगा होता है, जो तेल या चिकनाई जो लगी होती है, वो हट जाती है ना? एक तो अपन सादा पानी में कपड़े धोएं, साबुन का उपयोग नहीं करें या पाउडर का, डिटर्जेंट पाउडर का उपयोग नहीं करें, तो क्या होता है? तो कपड़ों पर जो मैल चिपका होता है वो नहीं हटता है। तो चिकनाई लगी होती है कपड़ों पर, वो नहीं हटती। लेकिन जब हम साबुन का यूज करते हैं, साबुन लगा करके कपड़ों को धोते हैं, तो कपड़े पर जो मैल है, कपड़े पर जो चिकनाई है, वो हट जाती है, वो कपड़ा साफ हो जाता है। ठीक है। अब साबुन ऐसा क्या करता है कि साबुन लगाने से कपड़े का मैल हट जाएगा? देखो कपड़ा गंदा क्यों हो पहली बात तो कपड़ा गंदा क्यों होता है? कपड़े पर मिट्टी या जो मैल है वो चिपक जाता है। और कब चिपकता है? जब कपड़े पर चिकनाई लगी होती है, जब कपड़े पर तेल होता है। अपन देखते हैं जब अपन शर्ट पहनते हैं, शर्ट का कौन सा भाग सबसे ज्यादा गंदा दिखाई देता है तुमको? या तो शर्ट का जो कॉलर है ना, कॉलर जो हमारी त्वचा के संपर्क में रहता है, वो ज्यादा गंदा होता है, या शर्ट की जो बाजू, जिस जहां से अपन बटन बंद करते हैं, उसके नीचे का भाग है ना, वहां पर कपड़ा ज्यादा गंदा रहता है, वहां पर मैल ज्यादा रहता है। इसका रीजन क्या है? कॉलर पर ही कपड़ा गंदा ज्यादा क्यों होता है? या जो भाग अपनी त्वचा के संपर्क में, त्वचा से बिल्कुल चिपका हुआ है, वो चीज ज्यादा गंदी क्यों होती है? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है चिकनाई। जैसे अपन कॉलर जो है वो गंदी ज्यादा क्यों होती है? तो कॉलर जो है अपने गर्दन के टच में रहती है, और गर्दन पर क्या रहती है? चिकनाई।
गर्दन पर क्या रहती है, चिकनाई होती है, क्योंकि अपन साबुन लगा, बालों में तेल वगैरह लगाते हैं, या चिकनाई रहती है क्योंकि टच में रहता है तो अपनी त्वचा से भी चिकनाई निकलती है, तो चिकनाई रहती है उसके टच में, है ना। और चिकनाई रहने के कारण उस पर मैल जाकर के चिपक जाता है, इसीलिए तो कोला जल्दी गंदी होती है ना। तो जहां पर चिकनाई लग जाएगी कपड़े पर, कपड़ा वहीं से गंदा हो जाता है। तो कपड़ा गंदा होने का मुख्य रीजन क्या है, तेल, चिकनाई, या फैट कह सकते हैं अपन उसको, या ग्रीस कह सकते हैं। तो कपड़ा गंदा क्यों होता है, सबको समझ में आ गया। अब जब साबुन से कपड़े साफ करते हैं तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कपड़े की कोई सतह है और इस पर ये लगा हुआ है तेल, ये तेल की बूंद है, मान लीजिए चिकनाई है कपड़े पर उपस्थित, ठीक है। अब जब हम साबुन लगाएंगे, इस कपड़े को पानी में भिगोएंगे, भिगो करके इस पर साबुन लगाएंगे, साबुन लगाने पर जैसे ही सांद्रता CMC से ज्यादा होगी, जैसे ही सांद्रता सी, अब इसमें साबुन में बहुत सारे कीड़े घूमते रहेंगे, जब साबुन लगाएंगे पानी के अंदर बहुत सारे कीड़े रहेंगे, कीड़े का मतलब साबुन घूमता रहेगा ना इस तरह, लेकिन जैसे ही CMC से ज्यादा सांद्रता हो जाएगी तो इस चिकनाई के चारों ओर बन जाएगी मिसेल। क्या बन जाएगी, मिसेल बन जाएगी, जो हाइड्रोकार्बन सिरा है, जो तेल में घुलता है। हाइड्रोकार्बन सिरा मैंने कहा तेल में घुलता है, पानी में नहीं घुलता, ये तेल की तरफ जाएगा और तेल की तरफ जाकर के, और देखो इस तरह इस तेल के चारों तरफ मिसेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये तेल की बूंद है, इसके चारों तरफ साबुन मिसेल का फॉर्मेशन कर लेगा, यानी हाइड्रोकार्बन सिरा तो तेल की तरफ रहेगा और जो शीर्ष है साबुन का ये रहेगा पानी की तरफ, ठीक है। अब ये साबुन इस तेल से अन्योन्य क्रिया करता है और इस तेल को पकड़ करके, ये हाइड्रोकार्बन सिरा तेल में घुल गया है तो ये क्या करते हैं, और ये सिरा पानी के अंदर है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इस साबुन को पानी में घोल देते हैं, साबुन को खींच करके और हटा देते हैं कपड़े से, हटा करके इस तेल को पानी के अंदर क्या कर देते हैं, घोल देते हैं। जब तेल पानी में घुल जाएगा तो जो मिट्टी है वो अपने आप ही कपड़े से हट जाएगी, क्योंकि मिट्टी तो तेल के कारण चिपकी हुई है, तो कपड़ा क्या हो जाएगा, साफ। तो साबुन का मुख्य काम क्या है, ये जो साबुन पर तेल, कपड़े पर जो तेल होता है ना, उसको पानी के अंदर घोल देता है, साफ। तो साबुन का एक लाइन में अपन बताएं कि साबुन का मुख्य काम क्या है, साबुन कपड़े पर उपस्थित तेल या चिकनाई को घोल देता है, जिससे कपड़े से चिकनाई हट जाती है और कपड़ा साफ हो जाता है। कैसे करता है उसका कारण समझ में आ गया। साबुन तेल के चारों ओर बना लेता है मिसेल, ठीक है, मिसेल बन जाती है तो अन्योन्य क्रिया होती है, अन्योन्य क्रिया होती हो तो ये साबुन तेल को पानी के अंदर पकड़ करके और घोल देता है, जिससे कपड़ा साफ हो जाता है। तेल का पानी में घुलना क्या कहलाता है, पायसीकरण। तेल का पानी में घुलना क्या है, पायसीकरण, या इमल्सीकरण भी कह सकते हैं। इमल्सीकरण हमने कहा था कि द्रव का द्रव में कोलाय क्या कहलाता है, पायस या इमल्सन, ऐसा पढ़ा है ना हमने। तेल और जल को पानी में घोलते हैं तो पायस बनता है, इमल्सन बनता है, तो बोलते हैं इमल्सीकरण। तो तेल का पानी में घुलना इमल्सीकरण है, पायसीकरण होता है। तो साबुन क्या कर रहा है, एक तरह से तेल को पानी के अंदर घोल रहा है, और तेल को पानी के अंदर घोलना क्या है, पायसीकरण या इमल्सीकरण। तो ये इमल्सीकरण होता है यहाँ पर, पायसीकरण होता है यहाँ पर, जिससे कपड़े पर जो तेल है, कपड़े पर जो चिकनाई है वो पानी में घुल जाएगी तो कपड़ा साफ हो जाता है। तो ये क्रियाविधि क्लियर हो गई सबको। देखो जैसे हम ये कपड़े का डायग्राम बनाया, मैंने ये कपड़े के रेसे हैं और एक कपड़े के रेसों पर देखो ये मिट्टी लगी हुई है, क्या लगी हुई है, गंदगी है, मैल है, और ये साबुन है, ये साबुन है देखो, ये तो साबुन का शीर्ष है ऊपर की तरफ, तो और ये नीचे पीला भाग दिखाई दे रहा है, ये साबुन की पूंछ है, ठीक है। जब CMC से ज्यादा सांद्रता हो जाएगी तो देखो इस तरफ चारों तरफ, मैल के चारों तरफ क्या बन गए, मिसेल का फॉर्मेशन हो गया। ये साबुन आ गया मैल के चारों तरफ और मिशेल बना लिया। हाइड्रोकार्बन सिरा देखो नीचे मैल की तरफ है, यानी चिकनाई की तरफ है। अब ये क्या करेगा, इस मैल को देखो, मैल पहले कपड़ों के रेशों से चिपका हुआ है, लेकिन जब मिशेल बन गई तो ये पकड़ करके इस मैल को कपड़ों के रेशों से हटा करके बाहर लेकर के आ जाते हैं, देखो बाहर ले आए और बाहर ला करके इसको पानी के अंदर घोल देते हैं, तो कपड़े से मैल हट जाता है और कपड़ा साफ हो जाता है। तो ये सबको समझ में आ गया भाई।
कपड़े कैसे साफ होता है साबुन के द्वारा, साबुन कपड़ों को क्यों साफ कर देता है, ये सबको समझ में आ गया। वेरी गुड वेरी गुड, सबको समझ में आ गया है ना, सबको समझ में आ गया, बिल्कुल सरल क्रियाविधि है, सबको समझ में आ गई, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब देखो आगे देखते हैं हम, यहाँ तक सबको क्लियर है तो फिर नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। अब हम बात करेंगे कोलाइड बनाने की विधियों की। मिसेल का फॉर्मेशन हमने पढ़ लिया, साबुन कपड़ों को साफ कैसे करता है ये हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे कि मिसेल का निर्माण, सॉरी, कोलाइड का निर्माण कैसे होता है। कोलाइड का प्रिपरेशन ऑफ लियोफिलिक कोलाइड या कोलाइड का निर्माण करने की विधियां देखेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कौन से कोलाइड बनाने की विधि, द्रव स्नेही कोलाइड बनाने की। द्रव स्नेही कोलाइड कैसे बनते हैं, लियोफिलिक कोलाइड, द्रव स्नेही कोलाइड का फॉर्मेशन मैंने कहा था जब अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, द्रव स्नेही कोलाइड लियोफिलिक कोलाइड। तो द्रव स्नेही कोलाइड को हम सामान्य विधियों से बना सकते हैं, ऐसा हमने पढ़ा है ना, द्रव स्नेही कोलाइड को सामान्य विधियों से बना सकते हैं। अब सामान्य विधियों से कैसे बनाते हैं, बिल्कुल सरल सी बात है, परिक्षेपण माध्यम ले लेंगे कोई भी, जैसे पानी लिया हमने और पानी के अंदर स्टार्च को घोल दिया तो स्टार्च का कोलाइड बन जाएगा, घोल करके गर्म कर देंगे, बस सेम वही विधि है। जैसे ये हम बना रहे हैं द्रव स्नेही कोलाइड, ये इसमें हमने ये पात्र है, ये बीकर है जिसमें हमने ले लिया डिस्पर्सन मीडियम, परिक्षेपण माध्यम भरा हुआ है इसमें। परिक्षेपण माध्यम कोई भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है या और कुछ भी हो सकता है। ये परिक्षेपण माध्यम इसके अंदर भरा हुआ है, मान लीजिए पानी भरा हुआ है इसके अंदर, और हमने ले लिया डिस्पर्स्ड फेज, ये चम्मच में भरा हुआ है डिस्पर्स्ड फेज यानी परिक्षिप्त प्रावस्था है, कोई भी परिक्षिप्त प्रावस्था, मान लीजिए स्टार्च है या गोंद है या कोई भी है, इसको हम क्या करते हैं पानी के अंदर डाल देते हैं और पानी के अंदर डाल करके इसको हिला देते हैं तो कोलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, कोलाइड का निर्माण हो जाता है। ये बिल्कुल सरल सा मेथड है, जैसे हम पानी के अंदर नमक को घोलते हैं ना, सेम वैसे ही किसी भी परिक्षेपण माध्यम में परिक्षिप्त प्रावस्था को घोल करके हिलाया जाता है तो कोलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये सरल सी विधि है, सामान्य विधि है। जैसे स्टार्च का कोलाइड बनाना है तो इसी तरह बना सकते हैं अपन, गोंद का कोलाइड बनाना है तो भी इसी तरह बना सकते हैं हम, जिलेटिन का कोलाइड बनाना है तो भी इसी तरह बना सकते हैं अपन, है ना। तो ये सब मृत्तिका का कोलाइड बनाना है तो भी इसी तरह बना सकते हैं, ये सरल विधियां हैं। लेकिन जो द्रव विरोधी कोलाइड होता है, जो द्रव विरोधी कोलाइड है ना, उसको हम सामान्य विधियों से नहीं बना सकते। द्रव विरोधी कोलाइड को ऐसे नहीं बना सकते कि परिक्षेपण माध्यम लिया उसमें घोला और बन गया, ऐसे नहीं बनते हैं द्रव विरोधी कोलाइड, ऐसे नहीं बनेंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो यहां हम बात करेंगे द्रव विरोधी कोलाइड बनाने की विधि, तो यही इंपॉर्टेंट है, द्रव स्नेही में तो कुछ है ही नहीं। अब द्रव विरोधी कोलाइड बनाने की विधियां देखेंगे, द्रव विरोधी कोलाइड कैसे बनाया जाता है। तो द्रव विरोधी कोलाइड बनाने की 3 विधियां देखेंगे हमने, और ये इंपॉर्टेंट विधियां हैं तो ध्यान से देखना है। द्रव विरोधी कोलाइड बनाने की विधियां, यहां तक सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है ना, एक बार जवाब देंगे फिर मैं आगे चलता हूँ। द्रव विरोधी कोलाइड बनाने की विधियों को देखते हैं अपन आगे, फिर आगे चलते हैं अपन। वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है तो तुरंत बताएंगे मेरे को। ठीक है बेटा, लेकिन कुछ बच्चे ही लिखते हैं, कुछ बच्चे तो चुपचाप बैठे रहते हैं, कुछ ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं मुझे कैसे पता चलेगा। सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए, ध्यान रखेंगे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं सबका जवाब आना चाहिए, ठीक है। अब पहला मेथड है द्रव विरोधी कोलाइड बनाने का, फर्स्ट मेथड है रासायनिक विधि, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड को हिंदी में क्या कहेंगे अपन, रासायनिक विधि। तो रासायनिक विधि के द्वारा कैसे बनाया जाता है द्रव विरोधी कोलाइड। अब रासायनिक विधि में हम यहां देखेंगे 4 रिएक्शन देखेंगे, एक तरह से रिएक्शन करवाएंगे अपन, दो पदार्थों के बीच में केमिकल रिएक्शन होती है, तो केमिकल रिएक्शन होती है तो बनता है कोलाइड। इसमें एक तो देखेंगे अपन डबल डीकम्पोजिशन, द्विक अपघटन के द्वारा बना है, द्विक अपघटन, ठीक है, द्विक अपघटन के द्वारा, इसको डबल डीकम्पोजिशन कह सकते हैं अपन। डबल का मतलब द्विक और डीकम्पोजिशन का मतलब होता है अपघटन।
तो द्विक अपघटन के द्वारा कोलाइड का फॉर्मेशन होता है। कैसे? दो पदार्थ ले लेते हैं हमने, एक तो ले लिया क्या, आर्सेनिक सल्फाइड, सॉरी, एक तो हमने ले लिया क्या, आर्सेनिक ऑक्साइड AH2O3, और एक ले लेते हैं हम क्या, H2S। H2S गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड। आर्सेनिक ऑक्साइड ले लिया और हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है H2S जो गैस है, इसको आर्सेनिक ऑक्साइड में अपन पास करते हैं, इसे प्रवाहित करते हैं। तो होता है क्या, इनका अपघटन होता है, डबल डिकम्पोजिशन होता है। यहाँ से ऑक्सीजन हटता है, यहाँ से सल्फर हटता है। ये ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन क्रिया करके बना लेते हैं क्या, H2, ठीक है, प्लस ये AH2 और ये S, ये बन जाएगा AH2S3। इसको बोलते हैं, ये जो क्लोराइड बन गया ये AH2S3 क्या है, आर्सेनिक सल्फाइड। और यहाँ जो कोलाइड बन जाएगा ना, ये आर्सेनिक सल्फाइड का ही कोलाइड बनेगा। किसका कोलाइड बनेगा यहाँ पर, आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइड बनेगा। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं द्विक अपघटन। समझ में आ गया सबको? तो द्विक अपघटन के द्वारा आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइड बनाया जाता है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये ध्यान रखेंगे। एक बार आया था एग्जाम में कि आर्सेनिक ऑक्साइड में H2S प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है। तो आर्सेनिक ऑक्साइड में H2S पास करेंगे तो आर्सेनिक सल्फाइड का क्लोराइड बन जाएगा। इस मैकेनिज्म को, इस केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं द्विक अपघटन, डबल डिकम्पोजिशन। इसके अलावा ऑक्सीकरण के द्वारा भी बना सकते हैं अपन। ऑक्सीकरण रिएक्शन के द्वारा भी हम, यानी ऑक्सीडेशन के द्वारा भी हम कोलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन जैसे एक तो ले लेते हैं अपन SO2 और एक ले लेते हैं अपन H2S, ठीक है। H2S और SO2 की रिएक्शन होती है तो यहां से ये ऑक्सीजन तो H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये ऑक्सीजन O2H2 क्या बन जाएगी, H2O, प्लस ये सल्फर का क्लोराइड बन जाएगा। यहाँ पर इसका क्लोराइड बन जाएगा यहाँ पर सल्फर। ऑक्सीजन हट जाएगी यहाँ से सल्फर से, और यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा तो किसका क्लोराइड बन जाएगा, सल्फर का क्लोराइड। तो ये सल्फर का क्लोराइड बन जाएगा। इसको बोलते हैं अपन क्या, ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन के द्वारा बन जाता है किसका क्लोराइड, सल्फर का क्लोराइड। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ना सबको यहाँ तक? ये सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है। ऑक्सीकरण के बाद में हम अपचयन के द्वारा भी बना सकते हैं क्लोराइड। देखो ध्यान से पढ़ो, सिंपल रिएक्शन है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अपचयन के द्वारा भी बना सकते हैं अपन क्लोराइड। अपचयन करते हैं किसका, जैसे हमें सोने का क्लोराइड बनाना है तो सोने क्लोराइड बनाने के लिए अपन क्या लेते हैं, AuCl3। इसकी अभिक्रिया करवाते हैं HCHO। HCHO होता है फॉर्मेल्डिहाइड। HCHO किसका सूत्र होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का। अभी अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो ये सारे सूत्र उसमें काम आएंगे हमारे, तो सबको समझ में आ जाएगा। अभी भी थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। और इसमें मिलाते हैं थोड़ा सा पानी, ठीक है। ये है सोने का क्लोराइड AuCl3, इसमें फॉर्मेल्डिहाइड का जल में घोल करके विलयन डाल दिया तो होगा क्या, AuCl3 का अपचयन हो जाएगा। अपचयन का मतलब यहाँ से क्लोराइड हट जाएगा, Cl हट जाएगा और बन जाएगा AuCl। यहाँ से हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके बना लेगा 3HCl। क्या बना लेगा, 3HCl के रूप में बाहर निकल, प्लस ये जो HCOOH के रूप में ये बाहर निकल जाएंगे HCOOH। तो यहाँ जो क्लोराइड बन गया, किसका क्लोराइड बन गया, स्वर्ण का क्लोराइड, Au का क्लोराइड प्राप्त होता है। यहाँ AuCl3 की फॉर्मेल्डिहाइड से जल में विलयन में क्रिया करवाएंगे तो AuCl3 में से ये जो Cl है और ये हाइड्रोजन है, ये तो HCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे। 3Cl 3 हाइड्रोजन के साथ HCl बना लेंगे, बाकी ये बदल जाएंगे किसमें, HCOOH। ठीक है, समझ में आ गया सबको यहाँ तक? और एक चौथी विधि और है जिसको बोलते हैं अपन जल अपघटन। एक चौथी विधि और है जिसको बोलते हैं अपन जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस। इसको मैं इधर बना देता हूँ, इधर खाली जगह है ना, ये खाली जगह में लिख देता हूँ।
हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। चौथी विधि क्या है? जल अपघटन। जल अपघटन के द्वारा भी हम कोलाइड का निर्माण करते हैं। तो फेरिक क्लोराइड FeCl3 से कोलाइड बनाना है, तो इसका जल अपघटन कर देंगे, जल से अभिक्रिया करवा देंगे, 3HOH। HOH का मतलब क्या है? जल, है ना। तो यहाँ से Cl और यहाँ से 3 HCl बाहर हो जाएंगे और क्या बन जाएगा? FeOH होल थ्राइस। क्या बन गया? FeOH होल थ्राइस। ये FeOH होल थ्राइस का कोलाइड प्राप्त हो जाएगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइड हो जाएगा। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइड बनाने के लिए क्या करते हैं? फेरिक क्लोराइड को जल में डालते हैं, जल से रिएक्शन करवाते हैं, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइड बन जाएगा। इस विधि को बोलते हैं अपन जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस के। दोबारा देखेंगे, केमिकल मेथड से, ये रिएक्शन से, इनको 2 बार तुम लिखोगे तो याद हो जाएंगे। दो बार तो कम से कम लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें रासायनिक विधि से अपन किसका कोलाइड बनाते हैं? पहली बात तो ये सबको याद होनी चाहिए, किसका बनाते हैं? द्रव विरोधी कोलाइड का निर्माण करते हैं इस विधि से, ठीक है। अब रासायनिक विधि में 4 रिएक्शन देखिए हमने। एक तो द्विक अपघटन, डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन के द्वारा आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइड बनाते हैं, आर्सेनिक ऑक्साइड की H2S से रिएक्शन करवाते हैं तो आर्सेनिक सल्फाइड कोलाइड बन जाता है, ठीक है। इस रिएक्शन में डबल डिकम्पोजिशन, यहाँ H2O3 भी टूट रहा है और यह H2S भी, दोनों का अपघटन हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डबल डिकम्पोजिशन। ऑक्सीकरण के द्वारा हम सल्फर का कोलाइड बना सकते हैं। इसमें क्या करते हैं? SO2 की H2S से रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पर H2S का ऑक्सीकरण हो जाएगा और इसका कोलाइड बन जाएगा किसका? सल्फर। फिर हमने अपचयन का उपयोग किया, अपचयन के द्वारा हमने किसका कोलाइड बनाया? सोने का कोलाइड। सोने का कोलाइड बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? AuCl3 का। इसकी किससे अभिक्रिया करवाते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड से और जल से। ये FeHO किसका सूत्र है? फॉर्मेल्डिहाइड, और जल से रिएक्शन करवाते हैं तो बन जाता है सोने का कोलाइड, ये ध्यान रखिए। और फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल थ्राइस का कोलाइड बनाने के लिए फेरिक क्लोराइड, ये किससे अभिक्रिया करवाई हमने? जल से अभिक्रिया करवाई। सबको समझ में आ गया तो एक बार यस करके लिखेंगे और इनको एक बार कॉपी में लिखो, कॉपी में लिखो जल्दी से, ये सारी रिएक्शंस को एक बार अपनी कॉपी में लिखेंगे, जल्दी जल्दी। आगे चलूं, देखो अब आगे देखो, अगर हमें बनाना है किसी धातु का कोलाइड बनाना है हमें, जैसे प्लेटिनम का कोलाइड बनाना है, सिल्वर का कोलाइड बनाना है, या गोल्ड यानी सोने का कोलाइड बनाना है। ये तो है प्लेटिनम का कोलाइड, जो सफेद कलर का है, प्लेटिनम का कोलाइड। ये सिल्वर का कोलाइड भरा हुआ है इस प्रणाली के अंदर, और ये रेड कलर में भरा हुआ है गोल्ड का कोलाइड, सोने का कोलाइड, है ना। ये 3 कोलाइड अलग है। अब इनका फॉर्मेशन कैसे? सोना तो धातु है, अब धातु को पानी के अंदर कैसे घोल करके किस तरह इसका कोलाइड बनता है था। और सोने का रंग भी अलग होता है, पीला पीला होता है, यहाँ पे रेड कलर का दिखाई दे रहा है, कोलाइड फॉर्म में होता है तो इसी तरह का कलर होता है। देखो इसका प्लेटिनम का कोलाइड देखो, ये कैसे धातुओं को घोल सकते हैं अपन, ऐसा किस तरह इनके कोलाइड बना सकते हैं। धातुओं से कोलाइड कैसे बनते हैं, इसके लिए हम काम में लेते हैं कौन सी विधि? इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रिंगेशन या ब्रेडिग आर्क मेथड, है ना। ये ब्रेडिग आर्क विधि है और ये इंपॉर्टेंट विधि है, ज्यादातर परीक्षा में आती है, तो इसका डायग्राम सबको बनाना है मेरे साथ साथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, एग्जाम में आता है, सबको समझ में आना चाहिए, चित्र बनाना सबको आना चाहिए। कैसे करते हैं देखो, बिल्कुल सरल है, थोड़ा सा ध्यान देना। ये पात्र है, ये पीले कलर में मैंने एक पात्र बनाया हुआ है पहले से ही, ठीक है। उस पात्र के अंदर ये दूसरा पात्र रखा हुआ है, ठीक है। ये दूसरा पात्र रखा हुआ है जो सफेद कलर में दिखाई दे रहा है। यहां हमने क्या किया है? दोनों पात्रों के बीच में, तो दोनों पात्र रखे हुए ना, इन दोनों के बीच में हमने भर दी है बर्फ। यहाँ बर्फ रखी हुई है, आइस रखी हुई है, यहाँ पर ये आइस भरी हुई है, यहाँ पर ये आइस के टुकड़े रख दिए मैंने इसमें, ये ठंडा करने का काम करता है। ये दोनों के बीच में आइस रखी हुई है, बर्फ रखी हुई है। ठीक है, ये क्या है? आइस, बर्फ। अब यहाँ ये जो दूसरा पात्र है, इस पात्र के अंदर हम भर रहे हैं क्या?
परिक्षेपण माध्यम, इसमें क्या भर देते हैं अपन, परिक्षेपण माध्यम भर देते हैं। ये परिक्षेपण माध्यम भरा हुआ है कोई, ठीक है। यहाँ क्या भरा हुआ है, परिक्षेपण माध्यम भरा हुआ है, ये परिक्षेपण माध्यम है, ठीक है। और परिक्षेपण माध्यम में ये दो छड़ रखी हुई दिखाई दे रही है तुमको, ये परिक्षेपण माध्यम है। परिक्षेपण माध्यम के रूप में अपन पानी का यूज कर सकते हैं। ये पानी भरा हुआ है एक तरह से, जल ले लिया हमने, परिक्षेपण माध्यम है जो क्या है यहाँ पर, जल, और ये भरा हुआ है इसमें। और ये रखी हुई है धातु की छड़, जैसे हमें सोने का क्लोराइड बनाना है तो ये किसकी छड़ ले लेंगे अपन, सोने की छड़ ले लेंगे। प्लेटिनम का बनाना है तो प्लेटिनम की छड़ ले लेंगे, चांदी का बनाना है तो चांदी का छड़ ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये कलर चेंज कर दिया बेटा मैंने, ये डायग्राम बनाने के लिए, लिखने वाला कलर में पीला ही काम में ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये है चांदी, ये छड़ है, मान लीजिए सोने का क्लोराइड बना रहे हैं हम, तो ये किसकी छड़ है, ये सोने की छड़ है। दो छड़ ले ली और इनको जोड़ दिया हमने विद्युत स्रोत, इनके इलेक्ट्रोड बना लिए दोनों छड़, एक इलेक्ट्रोड ये हो गया, एक इलेक्ट्रोड ये हो गया, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड बन गए। क्लियर हो गया यहाँ तक, ये डायग्राम सबको समझ में आ गया, ये सेटअप सबको समझ में आ गया। दोबारा सुनेंगे, ये जो पात्र है इसमें भरा हुआ है परिक्षेपण माध्यम, और इसमें रखी हुई है धातु की छड़, उसी धातु की छड़ है जिसका हमें कोलाइड बनाना है। और इन छड़ों के बनानी है हमने क्या, इलेक्ट्रोड, क्या बना दिए इनको, इलेक्ट्रोड बना दिए। और इस पात्र को रख दिया हमने बर्फ के अंदर, ये बर्फ है जो इसको ठंडा कर दिया। अब हम क्या करते हैं, वैद्युत आर्क उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं, वैद्युत आर्क। वैद्युत आर्क कैसे, जब इलेक्ट्रोड है तो इनको आपस में टच करेंगे अपन, इसको टच करेंगे तो आर्क उत्पन्न होगी, ये गर्म हो जाएंगी धातु की छड़ें, तो यहाँ क्या उत्पन्न हो जाएगी, वैद्युत आर्क। वैद्युत आर्क का मतलब यहाँ पर ये छड़ जब टच करेंगे तो यहाँ पर आर्क उत्पन्न होगा, और ये छड़ जिसके कारण गर्म हो जाएंगे। तुमने देखा बाद ये वाष्प में भी बदल जाती है, किसमें बदल जाती है, वाष्प में। और ये वाष्प जो है वो पानी के अंदर आएगी और पानी में इसका संघनन हो जाएगा, और संघनन होकर के छोटी छोटी कोलाइड के आकार की कणों का निर्माण हो जाएगा और बन जाएगा सोने का कोलाइड। क्लियर हो गई, दोबारा सुनेंगे। ये धातु की छड़ है, वैद्युत आर्क उत्पन्न करते हैं, वैद्युत आर्क उत्पन्न होने से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, धातु की छड़ गर्म हो जाएंगी, इतनी ज्यादा गर्म हो जाएंगी कि इनका वाष्पन होने लग जाएगा, धातु वाष्प में बदलने लग जाएगी, और धातु की वाष्प इस परिक्षेपण माध्यम में यानी पानी में संघनित हो जाएगी। संघनित का मतलब वाष्प वापस बदलने लग जाएगी, जिसमें धातु के छोटे छोटे कणों में संघनन होने पर धातु का क्या बन जाएगा, कोलाइड बन जाएगा। ये बर्फ जो है ना इस परिक्षेपण माध्यम को ठंडा रखती है, क्योंकि यहाँ गर्म हो रही है छड़, अगर अपन यहाँ नीचे बर्फ नहीं रखेंगे तो छड़ गर्म हो जाएंगी, तो परिक्षेपण माध्यम भी गर्म हो जाएगा, तो संघनन नहीं हो पाएगा, इसलिए बर्फ के अंदर रखा जाता है ताकि ठंडा रहे विलयन इसका। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात। तो इस तरह बनाया जाता है धातु का कोलाइड, इस विधि को बोलते हैं ब्रेडिंग आर्क मेथड। तो इस तरह बन जाता है सोने का, चांदी का या प्लेटिनम का कोलाइड। यहाँ ये जो कोलाइड बनता है ये स्थायी नहीं होता है, इसको स्थायी करने के लिए इसमें कोई भी स्थायी कारक मिला देते हैं, यहाँ स्थायी कारक भी मिलाया जाता है। इसमें स्थायी कारक के रूप में अपन इसमें पहले से KOH मिला के रख देते हैं, या और कोई पदार्थ यहाँ KOH भी मिला के रख सकते हैं, कोई भी स्थायी कारक इसमें मिला के रखते हैं पहले से, ताकि जो कोलाइड बने ना वो स्थायी बन जाए। ठीक है, अब देखो ये तो हमने बनाया इसका मेथड, वैसे अपन इसका पूरा ये इंस्ट्रूमेंट्स देखें अपन इसको, देखो ये साफ साफ समझ में आ रहा होगा तुमको। ये बीकर है जिसके अंदर रखी हुई है बर्फ, और ये दूसरा बीकर है जो बर्फ के अंदर रखा हुआ है, इसमें भरा हुआ है परिक्षेपण माध्यम, यहाँ भरा हुआ है परिक्षेपण माध्यम, जैसे H2O भरा हुआ है। और ये पीले कलर में है धातु की छड़, धातु की छड़ों को जोड़ दिया, देखो बैटरी से जोड़ा गया, ये बैटरी रखी हुई है ना, धातु की छड़ों को बैटरी से जोड़ करके इनके बना दिए इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड बना करके क्या किया, इनमें क्या उत्पन्न की, देखो नीचे दिखाई दे रही है वैद्युत आर्क उत्पन्न की, दोनों छड़ों को में क्या उत्पन्न की, इन दोनों में वैद्युत आर्क, देखो यहाँ वैद्युत आर्क उत्पन्न हो रही है।
वैद्युत आर्क उत्पन्न हुई तो क्या हुआ, धातु की छड़ गर्म हो गई, गर्म होकर के वाष्प में बदल गई, और वाष्प जो है वो संघनित हो जाएगी, संघनित हो जाएगी तो इसका क्या बन जाएगा, क्लोराइड। ये पूरा इंस्ट्रूमेंट का सेटअप होता है जब ब्रेडिक आर्क विधि से क्लोराइड बनाए, इस तरह से सेटअप किया जाता है। तब बताओ, किसी को कोई दिक्कत है तो तुरंत बताएं। ठीक है बेटा, ये डायग्राम सबको बनाना आना चाहिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला चित्र, तो ये चित्र तो सबको आना ही आना चाहिए। ठीक है, ये चित्र समझ में आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और फिर ये इंस्ट्रूमेंट किस तरह सेटअप होता है, ये जो वास्तविक चित्र है, जो वास्तविक डायग्राम है वो ये है, इस तरह इंस्ट्रूमेंट का सेटअप करके और फिर क्लोराइड का फॉर्मेशन कर दिया जाए। अब किसी को कोई दिक्कत है तो बताएंगे, नहीं फिर मैं आगे चलता हूँ। जल्दी बताएंगे, कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी बताएंगे, नहीं तो मैं आगे चलता हूँ। ये मेथड सबको समझ में आ गया, ब्रेडिक आर्क मेथड सबको समझ में आ गया ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सीधा क्वेश्चन पूछता है। एक बार तो क्वेश्चन ये आया था कि ब्रेडिक आर्क विधि का नामांकित चित्र बनाइए, ये डायग्राम सबको आना चाहिए। दूसरी बात, अगर हमें सोने का कोलाइड बनाना है तो कौन सी विधि को यूज में लेंगे, इस तरह भी आया हुआ है एग्जाम में, ब्रेडिक आर्क मेथड का यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। सबको समझ में आ गया तो आगे चलूं मैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन ये अगला मेथड है, पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन के द्वारा भी हम कोलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। पेप्टाइजेशन हिंदी में इसको कह सकते हैं अपन पेप्टीकरण। पेप्टीकरण के द्वारा कोलाइड बनाते हैं। पेप्टीकरण के द्वारा अपन किसी पदार्थ के ताजा अवक्षेप को कोलाइड में बदल सकते हैं। कोई भी पदार्थ है उसका ताजा अवक्षेप ले लेंगे, ताजा अवक्षेप, और ताजा अवक्षेप लेकर के उसमें मिला लेंगे कोई भी वैद्युत अपघट्य पदार्थ। क्या ले लेंगे, कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ मिला देंगे। वैद्युत अपघट्य पदार्थ की बहुत कम मात्रा मिलाएंगे, ये ध्यान रखें। ताजा अवक्षेप ले लेंगे पदार्थ का, उसमें मिलाएंगे वैद्युत अपघट्य की कम मात्रा, और फिर इन दोनों को मिला करके और किसमें डाल देंगे, परिक्षेपण माध्यम में। इसमें डाल देंगे, परिक्षेपण माध्यम में डाल देंगे, और परिक्षेपण माध्यम में डाल करके इसको हिला करके और कोलाइड का कर देंगे निर्माण। जब इसको हिलाएंगे अपन तो क्या बन जाएगा, कोलाइड बन जाएगा। इन तीनों को मिला करके हिला देंगे चम्मच से तो कोलाइड बन जाएगा। दोबारा समझेंगे, इस विधि से अपन किसी भी पदार्थ के ताजा अवक्षेप का कोलाइड बनाते हैं। किसी भी पदार्थ के ताजा अवक्षेप का कोलाइड बनाते हैं पेप्टाइजेशन से। क्या करते हैं, पदार्थ का जो ताजा अवक्षेप है उसमें क्या मिलाएंगे, वैद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा, और परिक्षेपण माध्यम में मिला करके इनको हिला देते हैं तो कोलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। इस विधि को बोलते हैं पेप्टाइजेशन या पेप्टीकरण। पेप्टीकरण के द्वारा हम फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइड बना सकते हैं। किसका, फेरिक हाइड्रोक्साइड का। किसका कोलाइड बनाएंगे बेटा, फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या होता है, FeOH होल थ्राइस। इसका अवक्षेप ले लेते हैं, ताजा अवक्षेप, फेरिक हाइड्रोक्साइड का ताजा अवक्षेप लेंगे। इसमें अल्प मात्रा में क्या मिलाएंगे, FeCl3, जो वैद्युत अपघट्य है। FeCl3 क्या है, वैद्युत अपघट्य है। और फिर किसमें मिला देंगे, पानी के अंदर। पानी किसका काम कर रहा है यहाँ पर, परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, तो बन जाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड का घोल। देखो ये डायग्राम में यहाँ फेरिक हाइड्रोक्साइड भरा हुआ है और यहाँ ले लिया उसको परिक्षेपण माध्यम में, ऊपर से चम्मच से क्या डाल दिया, इसमें FeCl3 फेरिक क्लोराइड डाल रहे हैं अपन चम्मच से, और चम्मच से डाल करके इसको हिला देंगे तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का क्लोराइड बन जाएगा। तो जब भी फेरिक हाइड्रोक्साइड का क्लोराइड बनाते हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड में क्या मिलाते हैं, फेरिक क्लोराइड की अल्प मात्रा मिला देते हैं और प्रक्षेपण माध्यम में मिला करके चम्मच से हिला देते हैं तो इसका क्लोराइड बन जाता है। इस विधि को बोलते हैं पेप्टाइजेशन या पेप्टीकरण। अब पेप्टीकरण के अंदर जो हम वैद्युत अपघट्य का यूज कर रहे हैं, जो वैद्युत अपघट्य हम डाल रहे हैं उसको बोलते हैं पेप्टीकर्मक। क्या बोलते हैं उसको, पेप्टीकर्मक, ये ध्यान रखेंगे, या पेप्टाइजिंग एजेंट कह सकते हैं। पेप्टाइजिंग एजेंट, प्रश्न पूछ लेते हैं पेप्टीकर्मक क्या होता है। तो पेप्टीकरण के अंतर्गत जब हम क्लोराइड का निर्माण करते हैं पेप्टीकरण से, तो वहां जो वैद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा काम में ली जाती है, या जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ काम में लिया जाता है, उसी को हम कहते हैं पेप्टीकर्मक या पेप्टाइजिंग एजेंट।
अब बताओ इस विधि में क्या है? कुछ भी नहीं। क्या ध्यान रखना है? किसी भी पदार्थ के ताजा अवक्षेप का कोलाइड बनाएंगे। क्या करते हैं? ताजा अवक्षेप लेते हैं, उसमें वैद्युत अपघटक की अल्प मात्रा मिलाते हैं, परीक्षण माध्यम में मिलाते हैं और चम्मच से हिला देते हैं तो कोलाइड बन जाता है। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी बताएं। है किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर? नहीं होनी चाहिए, बहुत सरल विधि है तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब हमने कोलाइड तो बना लिया, हमने द्रव विरोधी कोलाइड बनाने की 3 विधियां देखी यहाँ पर। एक तो रासायनिक विधि पढ़ी हमने, एक हमने ब्रैडिक आर्क विधि पढ़ी और एक हमने पढ़ी पेप्टिकरण या पेप्टाइडेशन। अब देखो बच्चों, कोलाइड का निर्माण हो जाएगा, लेकिन जब कोलाइड का फॉर्मेशन होता है तो कोलाइड शुद्ध नहीं रहता है, कोलाइड में अशुद्धियां रहती हैं। कोलाइड का निर्माण करते हैं तो कोलाइड में बहुत सारी अशुद्धियां रहती हैं, और ये अशुद्धियां रहती है किसकी? वैद्युत अपघट्य पदार्थ। कोलाइड में किसकी अशुद्धियां पाई जाती हैं? वैद्युत अपघट्य पदार्थ ज्यादा मात्रा में। देखो वैद्युत अपघट्य पदार्थ अगर कम मात्रा में है ना तो वो कोलाइड को स्थायित्व प्रदान करता है, लेकिन वैद्युत अपघट्य पदार्थ की बहुत ज्यादा मात्रा हो जाएगी ना तो कोलाइड का स्कंदन हो जाएगा। अब स्कंदन का मतलब तो आगे समझ में आ जाएगा, ये हम कह सकते हैं कोलाइड नीचे जम जाएगा, जाकर के बैठ जाएगा। ठीक है, कोलाइड का शोधन कैसे करें, कोलाइड का प्योरिफिकेशन कैसे करेंगे अपन? कोलाइड का प्योरिफिकेशन का मतलब क्या है, समझ में आ गया ना? प्योरिफिकेशन का मतलब शुद्धिकरण, कोलाइड का शुद्धिकरण या शोधन। ठीक है, तो कोलाइड का शोधन करने की विधियां देखेंगे अपन। कोलाइड का शोधन कैसे करते हैं? कोलाइड में अशुद्धियां किसकी होती हैं? मैंने अभी कहा कोलाइड में किसकी अशुद्धियां होती हैं? वैद्युत अपघट्य पदार्थों की अशुद्धियां किसकी होती हैं? वैद्युत अपघट्य पदार्थ। वैद्युत अपघट्य पदार्थ, अभी हमने देखा कि वैद्युत अपघट्य पदार्थ अपन कोलाइड बनाने के लिए डाला हमने पेप्टिकरण में, वैद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा डाली थी। तो अल्प मात्रा, तो वैद्युत अपघट्य की जो अल्प मात्रा है वो कोलाइड के लिए सही रहती है, कोलाइड को स्थायित्व प्रदान करती है। लेकिन ज्यादा अगर मात्रा है ना वैद्युत अपघट्य की तो फिर कोलाइड का दिक्कत आती है। तो क्या करते हैं शुद्धिकरण में? वैद्युत अपघट्य की जो ज्यादा मात्रा है या जो अन्य अशुद्धियां उपस्थित हैं कोलाइड में, उनको एक निश्चित सीमा तक कम कर दिया जाता है। उनकी इतनी मात्रा रखी जाती है जो कोलाइड के लिए सही होती है। ज्यादा मात्रा है तो उसको हटाया जाता है, उसको बोलते हैं अपन प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन यानी कोलाइडी विलयन का शोधन का मतलब भी यही है कि वैद्युत अपघट्य की जो ज्यादा मात्रा है उसको एक निश्चित सीमा तक कम करना ही क्या कहलाता है? शोधन। ठीक है, उसको कम करते हैं, ज्यादा मात्रा को हटाते हैं। जैसे अपन खाना बनाते हैं, खाने में नमक की बहुत कम मात्रा चाहिए, अगर ज्यादा नमक हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसी तरह कोलाइड के अंदर वैद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा तो हो सकती है जो उसके लिए सही है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा अगर वैद्युत अपघट्य की है तो फिर कोलाइड को वो अस्थायित कर देगी, कोलाइड के लिए वो दिक्कत उत्पन्न करती है। कोलाइड फिर उसमें वो अशुद्धि का काम करती है, तो फिर वो ज्यादा मात्रा है उसको एक निश्चित सीमा तक हटाया जाता है, उतनी ही रखा जाता है जितनी कोलाइड के लिए सही है। ठीक है, तो कोलाइड में उपस्थित वैद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा को एक निश्चित सीमा तक करना ही क्या है? कोलाइड का शोधन कहलाता है। अब कोलाइड का शोधन भी हम यहाँ 3 तरह से करेंगे। कोलाइड का शोधन भी हम यहाँ 3 तरह से करेंगे, बिल्कुल सरल विधियां हैं, ध्यान से देखेंगे। अब तक तुमने पूरा लेक्चर ध्यान से सुना है तो 15 मिनट का लेक्चर बचा हुआ है, उसको भी ध्यान से सुनेंगे, इधर उधर ध्यान नहीं देंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे तो बहुत अच्छा समझने भी आएगा और इंटरेस्ट भी आएगा और मजा भी आ रहा होगा तुमको मेरे हिसाब से। तो सबसे पहले हम पहली विधि देखेंगे। पहली विधि है डायलिसिस, जिसको कहते हैं अपोहन। क्या कहते हैं इसको? अपोहन कहते हैं हिंदी में। डायलिसिस तो अंग्रेजी में कहते हैं, अपोहन हिंदी में कहते हैं। तो अपोहन के द्वारा कोलाइड का शोधन किया जाता है। अपोहन का मतलब क्या है? कोलाइड को जांतव झिल्ली, जांतव झिल्ली जो होती है ना उसमें रखा जाता है। हमने देखा था, मैंने बताया था शुरुआत में भी कि कोलाइड के जो कण होते हैं वो जांतव झिल्ली से विसरित नहीं होते। कोलाइड के कण जांतव झिल्ली से विसरित नहीं होते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर कोई अशुद्धियां हैं या जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ है वो जांतव झिल्ली से विसरित हो जाएंगे, उसमें से पास हो जाएंगे। कोलाइडी कण पास नहीं होंगे, लेकिन वैद्युत अपघट्य पदार्थ की अशुद्धियां उस झिल्ली में से पास हो जाएंगे। जैसे ये डायग्राम हमने बनाया है, ये डायग्राम दिया हुआ है चित्र, देखो ये कोलाइड भरा हुआ है कोई सी,
इस कोलाइड को, ये मेम्ब्रेन है, ये झिल्ली है, जानतव झिल्ली है या उसके जैसी कोई झिल्ली है, उस झिल्ली के अंदर इसको डालते हैं। डाल करके क्या डालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो कोलाइडी कण है ना, वो तो इस झिल्ली में से पार नहीं आएंगे। नीचे की तरफ कौन आएगा, जो अशुद्धियां हैं वो इसमें से छन करके बाहर आ जाएंगे। इसमें से छन करके नीचे कौन आ जाएंगे, अशुद्धियां, और कोलाइड जो है ना वो यहीं पर रह जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन डायलिसिस या अपोहन। अपोहन कैसे करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, एक जानतव झिल्ली से बना हुआ बैग, देखो ये बैग लटका हुआ है, ये बैग किसका बना हुआ है, जानतव झिल्ली का। किसका बना हुआ बैग है ये, जानतव, एनिमल जो मेम्ब्रेन है, जानतव झिल्ली है, जंतु की कोशिका झिल्ली है, या हम कह सकते हैं चमड़ा है, चमड़े का बना हुआ बैग है। ठीक है, इस बैग के अंदर भरा हुआ है क्या, इसके अंदर भर दिया हमने क्या, कोलाइड। क्या भर दिया इसके अंदर, कोलाइड भर दिया इस बैग में। ठीक है, और इस बैग में कोलाइड भर करके हमने क्या किया, इसको पानी से भरे पात्र में लटका दिया। ये लटका हुआ है और यहाँ क्या भरा हुआ है, पानी। यहाँ क्या भरा हुआ है, पानी। पानी यहाँ ऊपर ये नली दिखाई दे रही है, यहाँ से पानी अंदर की तरफ आता है और नीचे एक नली लगी हुई है, वहां से पानी बाहर निकल जाता है। तो इस तरह पानी लगातार बहता रहता है इससे। जब हम कोलाइड को इस जानतव झिल्ली में भर करके इस पानी के अंदर लटका देते हैं तो होता क्या है, होता क्या है, कोलाइड के अंदर जो अशुद्धियां उपस्थित हैं, कोलाइड के अंदर जो अशुद्धियां उपस्थित हैं वो विसरित होकर के बाहर आ जाएंगे। देखो ये छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं तुमको डायग्राम में, ये छोटे छोटे कण क्या है, ये अशुद्धियां हैं। ये अशुद्धियां विसरित होकर के जब ये लटका रहेगा इसके अंदर, तो जो अशुद्धियां उपस्थित है कोलाइड के अंदर वो निकल करके बाहर आ जाएंगी, अंदर से बाहर आ जाएंगे विसरित होकर, इसमें से पास होकर। कोलाइडी कण तो पास ही नहीं हो सकते झिल्ली में से, कौन पास होंगे, केवल अशुद्धियां या जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ की अशुद्धियां, वो पास होकर के बाहर आ जाएंगे। देखो छोटी छोटी अशुद्धियां हैं, छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं, वो इस बैग में से निकल कर बाहर आ गए। अब बैग के अंदर क्या रह गया, शुद्ध कोलाइड रह गया, प्योर कोलाइड रह गया बैग के अंदर। ठीक है, अशुद्धियां बाहर आ गई, इम्प्योरिटीज बाहर आ गई। समझ में आया सबको डायग्राम। ये जो उपकरण यहाँ काम में लिया जाता है, इस उपकरण को बोलते हैं अपन अपोहक। क्या कहते हैं इसको, अपोहक, डायलाइजर। इस विधि में, अपोहन जो विधि हमने पढ़ी, इस विधि में जो उपकरण उपयोग में लिया जाता है इसको हम कहते हैं अपोहक। तो ये डायग्राम सबको याद होना चाहिए। ये वाला डायग्राम सब बना के देखेंगे कॉपी में, ये जो साइड में डायग्राम बना हुआ है ना, ये वाला डायग्राम बनाना है अपन को जब एग्जाम में आएगा। तो एग्जाम में ये नहीं बनाना, एग्जाम में हमको ये वाला डायग्राम बनाना। ये पात्र है, पात्र के अंदर ये बैग लटका हुआ है जिसके अंदर कोलाइड भरा हुआ है। ठीक है, ये पानी है, पानी अंदर ऊपर से अंदर की तरफ आ रहा है, नीचे से बाहर निकल रहा है। जब ये लटका रहता है तो कोलाइड में जो उपस्थित अशुद्धियां हैं वो इस बैग में से विसरित होकर के बाहर आ जाती हैं और जो शुद्ध कोलाइड है वो अंदर ही रह जाता है। इस तरह कोलाइड का हो जाता है शोधन। तो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सरल विधि है। देखो ये, लेकिन देखो इस विधि से जब अपन कोलाइड का शोधन करते हैं ना तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि यहाँ कोलाइड को बैग में भर करके फिर लटका रहते हैं अपन 2 4 5 कई दिनों तक लटका रहता है, कई घंटों तक लटका रहता है, तो फिर कोलाइड में अशुद्धियां धीरे धीरे बाहर निकलती रहती हैं, कोलाइड का शोधन होता रहता है। अगर हमें फास्ट करना है, हमें करना है कि जल्दी से जल्दी अशुद्धियां बाहर निकले, अपोहन की क्रिया को तेज करना है, तो अपोहन की क्रिया को तेज करने के लिए इसका वैद्युत अपोहन किया जाता है, इलेक्ट्रोडायलिसिस किया जाता है। क्या करते हैं, वैद्युत अपोहन। ये वैद्युत अपोहन ये दूसरा मेथड है, इस मेथड के द्वारा अपोहन की क्रिया को तेज किया जाता है। ये है अपोहन ही है ये भी, लेकिन यहाँ इसकी क्रिया को तेज करने के लिए क्या करते हैं, देखो हमने पढ़ा है कि यहाँ कोलाइड के अंदर कौन सी अशुद्धियां उपस्थित हैं, कोलाइड में अशुद्धियां कौन सी हैं, वैद्युत अपघट्य। किसकी अशुद्धियां हैं कोलाइड में, वैद्युत अपघट्य की अशुद्धियां हैं। और वैद्युत अपघट्य की अशुद्धियों का मतलब, वैद्युत अपघट्य है तो उसमें एक धनायन होगा एक ऋणायन होगा। वैद्युत अपघट्य मान लीजिए NaCl की अशुद्धियां हैं, तो Na+ है Cl में, वैद्युत अपघट्य कोई भी होगा तो इसमें एक धनायन भी होगा एक ऋणायन भी होगा। अब शोधन जल्दी करना है, देखो ये ऊपर वाला डायग्राम देखो, क्या करते हैं, यहाँ साइड में हमने क्या लगा दिया, इलेक्ट्रोड। क्या लगा दिया, यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा दिया। ये वाला डायग्राम देखो, ये जो साइड में प्लेटें लगी हुई है ना, ये इलेक्ट्रोड है। एक तरफ लगा दिया एनोड और एक तरफ लगा दिया कैथोड।
ये एनोड की प्लेट है और ये कैथोड है। ठीक है, अब यहाँ इनको लगा दिया। अब इसके अंदर विद्युत धारा पास करेंगे अपन, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे तो ये जो एनोड है, एनोड यहाँ पर कैसा है, पॉजिटिव। कैथोड कैसा है, यहाँ पर नेगेटिव। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें जो वैद्युत अपग्रह पदार्थ है उसका जो नेगेटिव भाग है, नेगेटिव जो आयन है वो तो इस छड़ के ऊपर आ जाएगा, माइनस वाला तो। ठीक है, और जो पॉजिटिव है वो चला जाएगा कैथोड पर। यानी यहाँ सारे पॉजिटिव जो भी है ना, पॉजिटिव सारे यहाँ करके जमा हो जाएंगे, नेगेटिव यहाँ करके जमा हो जाएंगे, और तेजी से वैद्युत अपघटन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, वैद्युत अपघटन तेजी से बाहर निकलेगा इसमें से। समझ में आ रही बात। इस तरह अपवहन की क्रिया को तेज करना पड़ता है, तेज किया जाता है। तो अपवहन की, ध्यान दोबारा सुनेंगे, अपवहन की क्रिया को तेज करने के लिए वैद्युत अपवहन किया जाता है। वैद्युत अपवहन में क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अपवहन किया जाता है। वैद्युत क्षेत्र लगाने से क्या होता है, जो वैद्युत अपग्रह पदार्थ की अशुद्धियां होती हैं वो तेजी से बाहर निकलती हैं कोलाइड में। कैसे निकलती है समझ में आ रही होगी बात। धनायन तो चले जाते हैं कैथोड की तरफ और ऋणायन चले जाते हैं एनोड की तरफ, इसलिए तीव्रता से अपवहन हो जाता है। ठीक है, तो अपवहन की क्रिया तेज की जाती है वैद्युत अपवहन के द्वारा। सेम वही डायग्राम है, केवल यहाँ पर दो रोड, दो प्लेट और लगा दी। पहले वाले डायग्राम के जैसा ही डायग्राम है, केवल यहाँ पर दो प्लेट और लगा दी। ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए दो प्लेट लगा दी, एक एनोड की प्लेट, एक कैथोड की प्लेट, जिसके कारण वैद्युत अपवहन की क्रिया क्या होगी, तेज हो गई। अब देखो नेक्स्ट मेथड है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट मेथड क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अति सूक्ष्म निस्यंदन बोलते हैं हिंदी में इसको, अति सूक्ष्म निस्यंदन। ये तो सेम सरल मेथड है। देखो निस्यंदन, फिल्ट्रेशन का मतलब तो जानते हैं सब। जैसे हमारे पास चालनी होती है, चालनी जैसे अपन किसी पदार्थ को शुद्ध करते हैं तो अपन चालनी में उसको डाल करके छानते हैं, जैसे अपन आटा ही छानते हैं। आटा अलग करना है, उसके अंदर जो बूर है, जो बूरा है उसको अलग करना है, तो क्या करते हैं अपन, आटे को चालनी में डालते हैं, उसको छानते हैं, जो मोटे कण है यानी जो बूर है वो तो ऊपर रह जाता है और जो आटा बारीक है वो नीचे चला जाता है। ऐसा ही तो करते हैं। इसी तरह कोलाइड का भी शोधन करते हैं, कोलाइड का भी फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन करने के लिए क्या करते हैं, कोलाइड को एक लेते हैं क्या, फिल्टर पेपर, और फिल्टर पेपर में कोलाइड को डालते हैं। तो फिल्टर पेपर से कोलाइड को छान करके उसके अशुद्धियों को दूर किया जाता है। लेकिन यहाँ साधारण फिल्टर पेपर का उपयोग नहीं करेंगे यहाँ पर। तो फिल्टर पेपर दिख रहा है तुमको, लेकिन यह साधारण जो फिल्टर पेपर है ना उसका यूज नहीं करते, क्योंकि साधारण फिल्टर पेपर में जो छिद्र होते हैं ना वो बड़े होते हैं। साधारण फिल्टर पेपर के छिद्र बड़े होते हैं, जैसे आटा छानने के लिए चालनी होती है उसमें छिद्र बारीक होते हैं। अगर ज्यादा बड़े छिद्रों वाली चालनी का यूज ले आटा छानने के लिए अपन, तो क्या होगा, आटा भी, आटे के साथ साथ बूर जो है ना वो भी बाहर आ जाएगा। तो हम यहाँ साधारण फिल्टर पेपर का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ ऐसे फिल्टर पेपर का यूज करते हैं जिसके छिद्र बहुत बारीक है, जिसमें से कोलाइडी कण तो नहीं गुजर पाए लेकिन अशुद्धियां गुजर जाए, ऐसे फिल्टर का यूज करते हैं। तो फिर ऐसा फिल्टर कैसे बनाते हैं, देखो साधारण फिल्टर पेपर है, दोबारा सुन लेंगे, साधारण फिल्टर पेपर में छिद्र बड़े होते हैं, उसमें से कोलाइड कण भी बाहर निकल जाते हैं, इसलिए साधारण फिल्टर पेपर का यूज करके हम यहाँ कोलाइड का निस्यंदन नहीं करते हैं, कोलाइड का शोधन नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं, इस साधारण फिल्टर पेपर को, इस साधारण फिल्टर पेपर को, ये पोर्स दिखाए हुए हैं देखो यहाँ पर, ये छिद्र हैं बड़े बड़े फिल्टर पेपर के। तो इस साधारण फिल्टर पेपर पे एक जिलेटिन होता है, जिलेटिन है या कोलाइडल सॉल्यूशन है, जिलेटिन या कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। उस जिलेटिन या कोलाइडल सॉल्यूशन में इस फिल्टर पेपर को डुबोते हैं। ध्यान से सुनेंगे, इस जिलेटिन या कोलाइडल सॉल्यूशन के, कोलाइड के अंदर, विलियन के अंदर इस फिल्टर पेपर को डुबोते हैं। तो क्या होता है, इस फिल्टर पेपर के जो छिद्र है ना वो छोटे हो जाएंगे, और फिर इसको यहाँ से बाहर निकालने के बाद इसको यहाँ दूसरा विलियन रखा हुआ है जिसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन। इस फॉर्मेल्डिहाइड के विलियन के इसके अंदर डुबोते हैं इस फिल्टर पेपर को, और डुबो करके फिर सुखा लेते हैं। तो फिर इस फिल्टर पेपर के छिद्र कम हो जाएंगे, फिर इस फिल्टर पेपर का यूज करके हम कोलाइड को क्या कर सकते हैं, उसमें से छान सकते हैं, उसका शोधन कर सकते हैं। दोबारा सुन लेंगे, ये किसका सॉल्यूशन है, जिलेटिन या कोलाइडल का। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन है 4% नाइट्रोसेल्यूलोज, ये ध्यान रखना है, 4% नाइट्रोसेल्यूलोज
का, इसमें एल्कोहल और ईथर में मिश्रण है, एल्कोहल प्लस ईथर में मिश्रण। इसमें 4% नाइट्रोसेलुलोज है, 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज इन मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड ईथर। ईथर और एल्कोहल का जो मिश्रण है ना, उसमें 4% नाइट्रोसेलुलोज मिला हुआ है। उस सॉल्यूशन को अपन बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल विलयन। ये ध्यान रखेंगे, कोलाइडल विलयन क्या होता है। उस कोलाइडल विलयन के अंदर किसको डाला है हमने, फिल्टर पेपर को, और फिल्टर पेपर को यहां से हटा करके फिर किसमें डाला, फॉर्मेल्डिहाइड में, और फिर उसको सुखा लेंगे और फिर उस फिल्टर पेपर का यूज करेंगे कोलाइड को छानने के लिए, ठीक है ना। उस फिल्टर पेपर का यूज करेंगे कोलाइड को छानने के लिए। फिर क्या करते हैं, ये फनल है हमारे पास, इस फनल में इस फिल्टर पेपर को लगा दिया, ऊपर से इसमें कोलाइड को डाल दिया, कोलाइड को डाल देंगे तो इसमें जो अशुद्धियां हैं वो नीचे आ जाएंगी और जो कोलाइड है वो ऊपर ही रह जाएगा। इस तरह कोलाइड का कर देते हैं हम क्या, शोधन। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत है तो। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। देखो इससे सरल मेथड तो मेरे हिसाब से कोई है ही नहीं। ठीक है बेटा, सबको समझ में आ गया यहाँ तक। किसी को कोई दिक्कत है तो तुरंत बताएंगे। सबको समझ में आ गया। आज हमने क्या पढ़ा है उसको मैं दोबारा से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। आज जो हमने पढ़ा है उसको दोबारा से मैं रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा मिसेल का फॉर्मेशन। मिसेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन। मिसेल कौन बनाते हैं, पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे, साबुन और डिटर्जेंट पाउडर बनाते हैं मिसेल। साबुन का एग्जाम्पल लिया हमने, सोडियम स्टीरेट C17H35C00- एक साबुन है। साबुन को अपन इस तरह दर्शा सकते हैं, जैसे कीड़े का डायग्राम बनाया हमने, इसका शीर्ष है। साबुन के दो भाग हैं, सबको पता होने चाहिए। एक भाग को तो हम कहते हैं शीर्ष और एक को बोलते हैं पूंछ। हाइड्रोकार्बन तो इसका पूंछ और C00- सिरा है इसका शीर्ष। शीर्ष जो है वो तो घुलता है किसमें, जल में, और पूंछ जो है वो घुलती है किसमें, तेल में। ठीक है, पूंछ इसकी जल विरोधी है और शीर्ष इसका जल स्नेही है। जब हम इसको पानी में डालते हैं तो पानी में डालने पर पहले तो ये शीर्ष पर ही, यानी सतह पर ही रहते हैं साबुन के। जो कीड़े हैं ना वो सतह पर रहते हैं, पूंछ तो बाहर रहती है और सिर पानी के अंदर रहता है। देखो चित्र में दिखा है। लेकिन जैसे ही सांद्रता CM से ज्यादा होती है तो ये पानी के अंदर जा करके और गोलाकार आकृति में व्यवस्थित होकर के मिसेल का निर्माण कर देता है। ठीक है, अब साबुन से कपड़े साफ क्यों जाते हैं, साबुन क्या करता है, कपड़ों पर जो तेल है, चिकनाई है, उसके चारों ओर मिसेल बना लेता है और साबुन को खींच करके सॉरी मिसेल बना लेता है और तेल को खींच करके पानी के अंदर घोल देता है। जैसे ये डायग्राम है, मिसेल बन गई गंदगी के चारों ओर, मैल के चारों ओर, तेल के चारों ओर, और फिर उस तेल को खींच करके पानी के अंदर घोल देता है, जिसके कारण कपड़े साफ हो जाते हैं। फिर हमने कोलाइड बनाने की विधियां देखी। द्रव स्नेही कोलाइड तो सामान्य विधि से बना सकते हैं, घोल दिया और बन गया। ठीक है, द्रव विरोधी कोलाइड 3 विधियों से बनाया, जिसमें हमने पहली विधि देखी रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में हमने देखा द्विक अपघटन, ऑक्सीकरण, अपचयन और जल अपघटन। फिर हमने देखा धातु का कोलाइड, प्लेटिनम का, सिल्वर का या गोल्ड का कोलाइड अगर हमें बनाना है तो हम काम में लेते हैं वैद्युत आर्क विधि। वैद्युत आर्क विधि कैसे बनाते हैं, इसका डायग्राम सबको पता होना चाहिए। ये इसका ओरिजिनल डायग्राम है, ओरिजिनल जो सेटअप होता है इंस्ट्रूमेंट का वो दर्शाया गया है। फिर पेप्टाइजेशन देखा, पेप्टाइजेशन के द्वारा किसी भी पदार्थ के ताजा अवक्षेप का कोलाइड बनाने लगे, उसके अंदर वैद्युत अपघटन की थोड़ी मात्रा मिला करके परीक्षण माध्यम में मिला करके हिला करके कोलाइड बना देते हैं। ठीक है, जैसे फेरिक क्लोराइड का यूज करते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइड बनाने के लिए। फेरिक हाइड्रोक्साइड का ताजा अवक्षेप लेंगे, उसमें FeCl3 की थोड़ी मात्रा लेंगे, पानी लेंगे और कोलाइड बना देंगे। फिर शोधन कैसे करते हैं, शोधन करने के लिए क्या करते हैं, एक तो अपोहन करते हैं, जानतर झिल्ली से बैग बना लेते हैं और उस बैग के अंदर कोलाइड को भर करके पानी से भरे पात्र में लटका देते हैं, जिससे उसमें उपस्थित जो अशुद्धियां होती हैं वो विकसित होकर के धीरे धीरे बाहर निकलती रहती हैं, कोलाइड शुद्ध हो जाता है। कोलाइड के शोधन को तेज करने के लिए उसका वैद्युत अपोहन करवाया जाता है। वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अपोहन करवाया जाता है तो कोलाइड का शोधन तेज होता है, जल्दी हो जाता है। फिर अति सूक्ष्म निस्यंदन का उपयोग करते हैं कोलाइड को शोधन करने के लिए। यहाँ साधारण फिल्टर पेपर का यूज नहीं करते हैं। फिल्टर पेपर को पहले जिलेटिन या कोलाइडल के सॉल्यूशन में डुबोते हैं, उसके बाद में फॉर्मेल्डिहाइड के सॉल्यूशन में डुबोते हैं और फिर उसको सुखा करके और कोलाइड को उसमें से छान लेते हैं। तो कोलाइड में उपस्थित जो अशुद्धियां वो छन करके बाहर आ जाती हैं। इस तरह कोलाइड का हो जाता है शोधन। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है आज तो मुझे तुरंत बताएंगे, बाकी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत सरल टॉपिक है।
जिसने इस लेक्चर को पूरा सुना है, शुरू से लास्ट तक सुना है, उसको तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। और जो बीच बीच में इधर उधर घूमता रहे, बात करता रहे और कुछ काम करता रहे, तो फिर उसको दिक्कत आए। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो इसकी रिकॉर्डिंग भेज देंगे, उसको देख सकते हैं आप। रिकॉर्डिंग देख लोगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा, और इतना अच्छा समझ में आ जाएगा कि आप उसको भूल नहीं पाएंगे। अगर भूलना चाहेंगे तो भी भूल नहीं पाएंगे, याद हो जाएगा ढंग से आपको। ठीक है।